सुना है कि जियांग यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को लड़कों से भयंकर नफरत है। अगर किसी आदमी ने उसे गलती से भी छू लिया तो वो उस जगह को मोटे नमक से तब तक रगड़ती है जब तक कि चमड़ी न उधड़ जाए। और तो और अगर कोई आदमी उसकी करोड़ों की लग्जरी कार से रगड़ भी खा जाए तो वो उसे उसी वक्त जलाकर राख कर देती है। यहाँ तक कि अपने खुद के पिता से भी वो हमेशा 3.8 मीटर की दूरी बनाए रखती है। स्कूल में अगर गलती से भी किसी लड़के को उसके साथ बैठने का मौका मिल जाए तो वो 2.5 सेकंड से भी कम समय में उसे गालियां देकर भगा देती है। और तुम्हारे ट्रांसफर के पहले ही दिन क्लास टीचर ने तुम्हें उसी के बगल में बिठा दिया। तभी आगे की लाइन में बैठी एक लड़की खड़ी हुई। टीचर, ये सिस्टर यान की जगह है। क्लास टीचर आईच्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। लियू रुयान अभी नहीं आई है, जब वो आ जाए तो उसे तुम्हारे बगल में बैठने देना। तुमने उस जगह की तरफ देखा और सीधे वहाँ जाकर अपना बैग रखा और एक किताब निकाल ली। सोचा कि पहले थोड़ा पढ़ लिया जाए। तभी अचानक क्लासरूम का पिछला दरवाजा लात मारकर जोर से खोला गया और उसके तुरंत बाद 2 लड़कियां अंदर आईं। आगे चलने वाली लियू रुयान काफी लंबी थी और उसके चेहरे पर बर्फ जैसी सख्ती थी, एकदम किसी बर्फीले और घमंडी इंसान जैसी। आगे बैठी वो लड़की तुरंत खड़ी हो गई, तुम्हारी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, सिस्टर यान, आपकी जगह। लियू रुयान ने अपनी जगह के पास बैठे तुम्हें एक नजर देखा। तुम्हारे चेहरे का साइड प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव लग रहा था और कानों के पास बिखरे बाल देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और पास आ गई, अपना बैग नीचे रखा, तुम्हारे बगल में बैठी और चिल्लाई, दफा हो जा यहाँ से। लियू रुयान की इस एक बात ने पूरी क्लास की नजरें तुम्हारी तरफ खींच ली। लियू रुयान आखिर लियू रुयान है, कोई भी उसके साथ बैठने की हिम्मत नहीं करता और उसे भी किसी के साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी नजरें उसकी गहरी काली लोमड़ी जैसी तेज आंखों से मिली। तुमने अपनी भौहें सिकोड़ी और थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? लियू रुयान को थोड़ी चिढ़ होने लगी थी। वो फालतू बात नहीं करना चाहती थी और सीधा गालियां देने ही वाली थी, लेकिन तभी टीचर आईच्यू ने उसे बीच में टोक दिया, लियू रुयान, अभी तुम वहीं बैठ जाओ। जब सेक्शन बंटने वाले एग्जाम होंगे, उन एग्जाम के बाद हम दोबारा जगह बदल देंगे। आईच्यू लियू रुयान के गुस्से को अच्छे से जानती थी। इस महारानी को तो बस सिर पर बिठाकर ही रखना पड़ता था। इतना हंगामा करने के बाद भी वो साइंस और मैथ्स में पूरे 100 में से 100 नंबर ले आती थी। ये सुनकर लियू रुयान ने पहली बार तुम्हारा चेहरा ठीक से देखा, लेकिन फिर तुरंत अपनी नजरें हटा ली और फिर कुछ नहीं बोली। पूरी क्लास के घूरते हुए चेहरों के बीच लियू रुयान ने तुम्हें भगाया नहीं, बल्कि सच में तुम्हारे बगल में बैठ गई। ये देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी की भी कुछ रिएक्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बैठते ही तुमने अपना सिर घुमा लिया। हवा में एक बहुत ही मीठी सी परफ्यूम की खुशबू तैर रही थी। और फिर पूरी मैथ्स की क्लास में लियू रुयान गहरी नींद में सोती रही। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि टीचर ने उसे एक बार भी नहीं टोका। तुमने शक भरी नजरों से उसे कई बार देखा। जियांग यूनिवर्सिटी में कोई भी इस तरह खुल्लम खुल्ला सोने की हिम्मत नहीं करता, और वो भी इस खास टॉप क्लास में। क्लासमेट मूव, क्या मैं तुम्हारे मैथ्स के नोट्स देख सकती हूँ? टीचर ने बहुत तेज पढ़ाया, मैं सब कुछ लिख नहीं पाई। आगे बैठी डू चियान ने शर्माते हुए तुम्हारी तरफ देखा। तुमने हल्के से मुस्कुराते हुए मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे बस मुगो कह सकती हो, मैं कोई इंसान थोड़ी खा जाऊंगा। ये कहते हुए तुमने डू चियान के पेपर पर एक नजर डाली। लाओ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। क्या तुम मैथ्स की क्लास में नोट्स नहीं बनाते? डू चियान का चेहरा हैरानी से भर गया। आखिरकार साइंस की इस टॉप क्लास में मैथ्स पढ़ते हुए हर किसी के हाथों में गलतियों को सुधारने वाली एक नोटबुक होती है। टीचर भी बहुत मुश्किल सवाल बहुत तेजी से पढ़ाते हैं। अगर नोट्स नहीं बनाए तो क्लास के बाद समझ में नहीं आएगा। तुमने टेस्ट पेपर पर एक नजर डाली। ये अन्य कंपटीशन वाले सवालों से कहीं ज्यादा आसान था, जो तुम शंघाई जैसे बड़े शहर में सॉल्व किया करते थे। तुम्हें नोट्स बनाने की आदत नहीं थी, तुम सिर्फ नए और मुश्किल सवालों को हाई लिखते थे। आज के सवाल तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल थे। डूकिया तुरंत समझ गई, ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट तो पक्का कोई पढ़ाकू जीनियस है। उसने जल्दी से एक मुश्किल सवाल की तरफ इशारा किया। तुमने एक नजर देखा और पेन उठा लिया। रफ नोटबुक पर लिखते हुए तुमने समझाना शुरू किया। तुम्हारी आवाज धीमी थी, पर सुनने में बहुत अच्छी लगी। सवाल सॉल्व करने का तुम्हारा तरीका कितना क्लियर है। तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो। मुझे सब समझ आ गया। थैंक यू सो मच। डूकिया तुम्हें पूरी तरह इम्प्रेस होकर देख रही थी। उसकी बात खत्म ही हुई थी।
कि तभी बगल में बैठी लियू रुया के कंधे हिले और उसने अपना सर उठाया। उसने तुम दोनों को घूर कर देखा। डू किया का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। सॉरी, तुम्हारी नींद खराब कर दी। वो तुरंत आगे घूम गई, पर अपने कान पीछे की आवाजों पर ही लगाए रखे। उससे डर था कि कहीं लियू रुया अगले ही पाल भड़क न जाए। आखिर पिछली बार भी शोर की वजह से उसकी नींद टूट गई थी, तो उसने एक लड़के पर इतना चिल्लाया था कि वो वही रोने लगा। वो बेचारा डर के मारे एक हफ्ते तक स्कूल ही नहीं आया। पर तुमने बिल्कुल शांति से अपना पेन नीचे रखा और टाइम टेबल देखने के लिए उठने लगे। सोचा साथ ही थोड़ा पानी भी पी लूं। तभी लियू रुया की आलसी और गुस्से से भरी नींद खराब होने वाली आवाज आई, या तो चुपचाप रहो या फिर दफा हो जाओ। तुमने आंखें उठाकर लियू रुया को चिढ़ कर देखा। अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बदतमीज और घमंडी लड़की तुमने आज तक नहीं देखी थी, पर तुम उससे बहस करने के मूड में नहीं थे, इसलिए तुमने आराम से कहा, अगली बार ध्यान रखूंगा। इस अचानक माफी ने उल्टा लियू रुया को हैरान कर दिया। वो तुम्हें वहाँ से जाते हुए देखती रही, फिर एक आरामदायक पोजीशन लेकर दोबारा सो गई। तुमने बस पानी भरा ही था कि मुड़ते ही तुम्हारी कजिन वू मेंगमेंग से टक्कर हो गई। अरे क्या इत्तेफाक है। तुमने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम भी पानी लेने आए हो? वू मेंगमेंग ने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया। फिर तुम्हारी नजर उसके बिल्कुल खाली हाथों पर गई। तो क्या पानी मुंह में भर के ले जाओगी? तुम्हारे ऐसे पकड़ लेने पर वो मेंगमेंग जेहेचीएन पी गई और ऑकवर्ड होकर अपना सर खुजलाने लगी। सबके सामने से वो तुम्हें खींचकर एक कोने में ले गई। आज का दिन कैसा रहा? तुमने आवाज धीमी करते हुए कहा। और कैसा होगा? बस मेरे बगल में एक अजीब सी डेस्क मेट बैठी है, बाकी सब बढ़िया है। मेरी डेस्क मेट थोड़ी खतरनाक लगती है, क्लास में कभी ध्यान नहीं देती। पता नहीं क्लास 1 में उसकी एंट्री कैसे हो गई। ये सुनते हाई वू मेंगमेंग के दिमाग में एक नाम आया। क्या तुम्हारी डेस्क मेट थोड़ी लंबी और बहुत सुंदर है, जो हर रोज क्लास में सोती रहती है और पूरा स्कूल उससे डरता है? तुमने सर झुकाकर थोड़ा सोचा और फिर हाँ में सर हिला दिया। सोने वाली बात तो सच है, पर लोग उससे डरते हैं या नहीं ये मुझे कैसे पता होगा? क्लास शुरू होने वाली है, मैं चलता हूँ। ये कहकर तुम वहाँ से चल दिए और वू मेंगमेंग भी अपनी क्लास 2 की तरफ चली गई। क्लास 1 के पास से गुजरते हुए उसने खास तौर पर अंदर झांक कर देखा और उसे तुरंत यकीन हो गया। ओ माय गॉड, तुम सच में लियू रुया के साथ बैठे हो। उसके मुंह से गाली निकलते निकलते बची। मुझे थोड़ी देर में मुगे को वार्न करना पड़ेगा कि उस शैतान लियू रुया से दूर ही रहे। तुम क्लास की बेल बजते ही अपनी सीट पर वापस आ गए। तुमने पानी की बोतल डेस्क पर रखी, देखा तो लियू रुया अभी भी सो रही थी। तुमने यूज इग्नोर किया और किताब खोलकर दूसरी क्लास के लिए तैयार होने लगे। अंग्रेजी की टीचर लियू फेनफोंग 40 के पार थी और अपने सख्त मिजाज के लिए पूरे स्कूल में मशहूर थी। जाहिर है लियू रुयान जैसे बच्चों की वो जरा भी परवाह नहीं करती थी। उन्होंने एक सवाल पूछा और सीधे लियू रुयान का नाम पुकार लिया, जबकि वो लड़की डेस्क पर सिर रखे गहरी नींद में सो रही थी और तुम सिर झुकाए अपने नोट्स बनाने में मगन थे। तुमने जैसे ही सिर उठाया, देखा कि पूरी क्लास में सन्नाटा पसरा हुआ है और सबकी नजरें बस तुम दोनों की ही तरफ टिकी हैं। टीचर लियू फेनफोंग ने तुम्हारी तरफ देखा। तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना? अपनी इस साथ वाली को उठाओ और कहो कि जवाब दे। पूरी क्लास ने अपनी सांसें रोक ली और घबराकर तुम्हें घूरने लगी। लियू रुयान की नींद खराब करने का अंजाम पूरे स्कूल को पता था। जो भी उसे जगाने की जुर्रत करता, उसकी तो शामत ही आ जाती। सबके चेहरों पर डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तमाशा होने वाला हो। तभी आगे की सीट पर बैठी मेल यांगशिन से रहा नहीं गया। उसने घबराते हुए अपने पास बैठे श्याओ काई को कोहनी मारी। अरे ओ श्याओ, तुझे क्या लगता है ये नया लड़का हमारी यान दीदी को उठाने की हिम्मत करेगा? अगर दीदी की नींद टूटी ना तो वो पक्का आग बबूला हो जाएंगी। इस बेचारे की तो आज खैर नहीं। दीदी का गुस्सा तो सबको पता ही है। श्याओ काई ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ में घूम रही पेंसिल अचानक रुक गई और तभी तुमने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना डरे लियू रुयान के कंधे को हल्के से थपथपा दिया। तुम्हारी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, एकदम शांत। टीचर तुम्हें बुला रही है। लियू रुयान तुम्हारी इस हरकत से झटके में जाग गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल और नींद से भरी लाल आंखें। वो बहुत ही गुस्से और चिड़चिड़ेपन से तुम्हें घूर रही थी। क्या अभी तूने मुझे जगाया?
तुमने चुपचाप अपनी उंगली से ब्लैकबोर्ड की तरफ इशारा कर दिया। टीचर ने तुमसे सवाल पूछा है। लियू रुयान ने अपनी नींद से भारी आंखें मलते हुए सिर उठाया। उसने देखा कि पूरी क्लास की नजरें उसी पर गड़ी हैं। उसकी एक खूंखार नजर जैसे ही आगे की सीटों पर पड़ी, सबने डर के मारे तुरंत अपनी नजरें झुका ली। फिर वो आराम से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसे खड़ा देख टीचर लियू फेनफोंग ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। लियू रुयान, साइंस में तो तुम्हारे पूरे 100 में से 100 नंबर आते हैं। बाकी टीचर तुम्हें कुछ नहीं कहते तो मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन जरा अपनी अंग्रेजी की हालत तो देखो, हर बार बस 70 नंबर लाती हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि इससे तुम्हारा पूरा रिजल्ट कितना खराब हो रहा है? अगर तुमने अपनी अंग्रेजी सुधार ली ना तो तुम सच में सबसे आगे निकल जाओगी। साइंस में पूरे 100 नंबर, ये शब्द जैसे ही तुम्हारे कानों में पड़े, तुम खुद को रोक नहीं पाए और हैरानी से लियू रुयान को देखने लगे। लेकिन लियू रुयान, उसे तो टीचर की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने झुंझलाहट में अपनी भौहें सिकुड़ी। सीधे सीधे सवाल पूछिए ना, क्या काम है? टीचर फेनफोंग को भी उसकी इस बदतमीजी की आदत हो चुकी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे सीधे ब्लैकबोर्ड पर लिखे एक अंग्रेजी के शब्द की ओर इशारा किया। जरा क्लास को इस शब्द का मतलब और इस्तेमाल समझाओ। लियू रुयान ने बस एक नजर ब्लैकबोर्ड की तरफ देखा और बिना किसी परवाह के बोरियत भरे लहजे में बोली, अगर कुछ ना हो तो वेदर लगा दो, और अगर हो तो दैट का इस्तेमाल कर लो। बस इतना कहकर वो धड़ाम से अपनी सीट पर वापस बैठ गई। टीचर फेनफोंग के मन में उसके लिए प्यार और गुस्सा दोनों था। भले ही उसके बाकी सब्जेक्ट्स कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन साइंस में उसके पूरे नंबर उसे बाकी बच्चों से मीलों आगे कर देते थे और उसकी रैंक हमेशा टॉप पर रहती थी। अगर कहीं उसने बाकी सब्जेक्ट्स में भी ध्यान दे दिया तो भाई, वो तो सीधा रिकॉर्ड ही तोड़ देगी। इस पूरी नौटंकी के बाद लियू रुयान की नींद भी उड़ चुकी थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और मजे से गेम खेलने लगी। तुमने उसे ऐसे करते हुए देखा। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा अतरंगी इंसान पहली बार देखा था, और हैरानी की बात तो ये थी कि वो स्कूल के सबसे होशियार बच्चों की क्लास में बैठी थी। तभी लियू रुयान ने नजरें उठाई और तुम्हारी आंखें उससे जा मिली। तुझे भी खेलना है क्या? तुमने झट से अपना सिर ना में हिलाया और तुरंत अपनी नजरें वापस किताबों पर गड़ा ली। ग्राउंड में हर तरफ खिली हुई धूप बिखरी थी और प्रिंसिपल साहब स्टेज पर खड़े होकर अपना वही पुराना घिसा पिटा भाषण दे रहे थे। बातों बातों में उन्होंने आने वाले एग्जाम्स और सितंबर के आखिर में होने वाले स्पोर्ट्स डे का भी जिक्र किया। 11वीं ए की लाइन के बिल्कुल आखिर में खड़ी वो 3 लड़कियां सबकी नजरों में आ रही थी। एक सिर झुकाए रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रही थी, दूसरी बड़े ही आवारा अंदाज में खड़ी थी और तीसरी तो किसी के साथ गप्पे लड़ाने में पूरी तरह मस्त थी। तभी मेई लियांगशिन की नजर छठी क्लास की जूही पर पड़ी। ये जी चुपके से क्लास 1 की लाइन में घुस गई। उसने कोहनी मारते हुए कहा, तू अपनी क्लास 6 में रहने के बजाय यहाँ क्या कर रही है? तभी जू यी जी की नजर एक अजनबी लड़के की पीठ पर पड़ी। अरे वो लड़का कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। क्या बात है, मुझे लगा तुम्हारी क्लास 1 में सिर्फ जूंग बी ही एक हैंडसम लड़का है, पर ये तो कोई नया ही पीस लग रहा है। कहाँ से ट्रांसफर होकर आया है? जू यी जी ने तुम्हारी तरफ उंगली दिखाते हुए पूछा। मेई लियांगशिन ने एक नजर उधर देखा और बड़ी बेरुखी से बोली, अच्छा वो हमारी क्लास में नया आया है और अब वो हमारी यान जे के साथ बैठता है। क्या बकवास कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? यान जे तो किसी को भी अपने बगल में नहीं बैठने देती ना। जू यी जी का तो जैसे मुंह ही खुला रह गया। अब ये तो भगवान ही जाने, हो सकता है वो लड़का उसे पसंद आ गया हो। मेई लियांगशिन ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, लेकिन जू यी जी को अभी भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी क्लास का जूंग बी और क्लास 2 का जिया साई, वो दोनों इतने हैंडसम हैं, अच्छी बॉडी है और पढ़ाई में भी टॉपर हैं। यान जे ने तो उन्हें भी घास नहीं डाली, तो फिर इसे कैसे पसंद कर सकती है? जूंग बी और जिया साई तो पूरे स्कूल के सबसे हॉट लड़के माने जाते हैं। एक साइंस क्लास में है और ये दोनों लियू रुयान को पाने के लिए न जाने आपस में कितनी बार भिड़ चुके हैं। मेई लियांगशिन ने जू यी जी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, तू इतनी टेंशन मत ले, मुझे तो लगता है ये बस कुछ ही देर के लिए उसके बगल में बैठा है। आज सुबह से तो मेरी ही सांसें अटकी हुई थी उस लड़के के लिए। सुबह जिस तरह वो वहाँ बैठा और अभी जैसे उसे जगाया गया, वो देखकर तो सच में मेरी जान निकल गई थी। जू यी जी, अपनी क्लास में वापस जाओ। जब क्लास 1 में एडमिशन नहीं मिला तो यहाँ फालतू में क्यों घूम रही हो? क्या फिर से माफीनामा लिखना है? डिसिप्लिन इंचार्ज राउंड पर आए हुए थे और उन्होंने जू यी जी जैसी शातिर लड़की को रंगे हाथों पकड़ लिया। जू यी जी ने तुरंत एक मासूम सी स्माइल देते हुए कहा,
अरे सर, मैं तो बस क्लास 1 के टॉपर बच्चों से थोड़ी इंस्पिरेशन लेने आई थी। मैं अभी जा रही हूँ। लियू रुयान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कुछ सोचते हुए तुम्हारी पीठ को घूरती रही। जब प्रिंसिपल की लंबी स्पीच आखिरकार खत्म हुई तो डू ची जेंग तुम्हें अपने साथ खींच कर ले गया। तुम दोनों बात करते हुए क्लासरूम वापस लौटे, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारी सीट पर कोई और लड़का बैठा हुआ है। तुम और डू ची यान जैसे ही पास गए, डू ची यान ने पहचान लिया कि वो बगल वाली क्लास का हैंडसम लड़का जिया साई है। जिया साई ने जैसे ही तुम लोगों को देखा, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। क्या घूर रहा है? मुझे लियू रुयान से मिलने आते हुए पहले नहीं देखा क्या? तुम्हें तुरंत उसकी आवाज में एक अजीब सी दुश्मनी महसूस हुई। जिया साई तुम्हें ऊपर से नीचे तक बड़ी नीची नजर से घूर रहा था। वो अपनी जगह से उठा और तुम पर तंज कसते हुए बोला, ये मत सोचना कि लियू रुयान के साथ बैठने से तू उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा। वो आज नहीं तो कल मेरी ही होगी। तेरी तो उसकी तरफ देखने की भी औकात नहीं है। तुम्हारी आंखों में एक पल के लिए चिड़चिड़ाहट साफ झलकी। पागल है क्या बे? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आसपास तमाशा देख रही लड़कियां तो बस हक्की बक्की रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि तुम जैसा सीधा सादा दिखने वाला लड़का भी ऐसे मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। और उधर जिया साई का चेहरा तुम्हारे बेइज्जती के पीला पड़ गया था। ये नजारा सच में देखने लायक था। वो लड़का जो हमेशा हवा में उड़ता था। लियू रुयान के अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसे आंख दिखाए, पर आज तुमने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। लियू रुयान वहाँ मौजूद थी, इसलिए वो चाहकर भी कोई तमाशा नहीं कर सकता था। उसने बस दांत पीसते हुए धमकी दी, तू बच के रहना मुझसे, देख लूंगा तुझे। तुमने ऐसा बर्ताव किया जैसे तुमने कुछ सुना ही न हो। तुमने अपना पेन उठाया और चुपचाप अपनी प्रैक्टिस बुक सॉल्व करने लगे। वाह क्या बात है। जू ये जी को पहले मे लियांग शिन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर अब उसने अपनी आंखों से सब देख लिया था। मे लियांग शिन भी हैरान थी। यान जे का ये नया पार्टनर तो सच में छुपा रुस्तम निकला। लियू रुयान सिर झुकाए अपने फोन में गेम खेल रही थी, लेकिन अभी अभी जो कुछ भी हुआ उसने एक एक बात बहुत साफ साफ सुन ली थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। दोपहर में स्कूल छूटने के बाद वो मैंगमिंग 11वीं ए की क्लास के बाहर आकर खड़ी हो गई। शाओगे, तुमने चिढ़कर अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन बड़बड़ाने लगे। तुझे कितनी बार मना किया है, मुझे इस निकनेम से मत बुलाया कर। क्लास की उन तीनों लड़कियों ने एक साथ तुम्हारी तरफ देखा। तुम झट से दरवाजे तक गए और मैंगमिंग का हाथ पकड़कर उसे किनारे खींच लिया। तेरी पिटाई खाने की इच्छा हो रही है क्या? कितनी बार समझाया है तुझे? मैंगमिंग ने जल्दी से तुम्हारे गले में बाहें डाल दी। अरे यार, मुझे ऐसे ही बुलाने की आदत हो गई है ना, एकदम से कैसे बदल दूं? अगली बार, पक्का वादा करती हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं बोलूंगी। सीधे मुर्गे बुलाना। ये सुनकर तुमने उसे गुस्से से घूरा। 1 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने का शौक है क्या? ये सुनते ही मैंगमिंग की बोलती बंद हो गई। आखिर तुम देखने में भले ही कितने भी शरीफ और सीधे सादे लगते हो, लेकिन असल में तुम ताइक्वांडो और जूडो में ब्लैक बेल्ट हो। पिछली बार स्कूल के एक गुंडे ने तुमसे पंगा लेने की गलती की थी। तुमने उसे ऐसा पीटा था कि वो 1 महीने से ज्यादा अस्पताल में पड़ा रहा। एक पल के लिए सहमने के बाद मैंगमिंग ने अपने बैग से एक टिफिन निकाला और तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। ये ले, पापा को लग रहा था कि शायद तुझे स्कूल की कैंटीन का खाना पसंद न आए, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मेड से तेरे लिए ये बनवाया है। तुमने आगे बढ़कर टिफिन ले लिया, लेकिन फिर भी तुमने फॉर्मेलिटी के लिए कहा, अरे इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? मैं घर जाकर मामा जी से बात कर लूंगा, तू बस इसे खा लेना। मेरा दोस्तों के साथ गेम का प्लान है, तो दोपहर में मैं तुझसे मिलने नहीं आऊंगी। सीधे स्कूल के गेट पर तेरा वेट करूंगी, ठीक है ना? मुर्गे, मैंगमिंग फाइनली थोड़ा सीरियस हुई। ये देखकर तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। समझदार है तू। चल, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन जैसे ही तुम वापस अपनी क्लास में पहुँचे, तुमने देखा कि वहाँ एक अनजान लड़की बैठी है। वे चारों लड़कियाँ एक साथ बैठकर बाहर से मंगवाया हुआ खाना खा रही थी। तुम अपना टिफिन लेकर अंदर गए, और जैसे ही तुमने अपना टिफिन खोला, खाने की खुशबू पल भर में पूरी क्लास में फैल गई। टिफिन में रखी तीनों डिश तुम्हारी फेवरेट थी। सबसे नीचे कटे हुए फलों का भी एक डिब्बा था, जिसे देखकर तुम्हारा मूड एकदम से मस्त हो गया। मुर्गे, ये इतना बढ़िया खाना कहाँ से आया? मे लियांगशिन उस खुशबू से ललचाते हुए बोली। तुमने खाने का एक निवाला उठाया और कहा, घर से आया है। मे लियांगशिन ने साफ साफ देखा था कि वो टिफिन वू मैंगमिंग ने दिया है, इसलिए उसने जानबूझकर पूछा, अरे ये तो क्लास 2 वाली वू मैंगमिंग ने दिया था ना? ये सुनकर तुमने उसे बहुत ही ठंडी और तीखी नजर से देखा।
मुझे खाते वक्त किसी की बक बक बिल्कुल पसंद नहीं, और वैसे भी तेरा इससे क्या लेना देना। मे लियांगशिन ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। उसने सोचा, इस नए लड़के का गुस्सा भी बिल्कुल इसके साथ बैठने वाली लड़की जैसा ही है। सुबह तो एकदम सीधा सादा और शरीफ लड़का लग रहा था, आधे दिन में ही इसके तेवर कैसे बदल गए। पास में बैठी जू यीजी उसकी शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा, मे लियांगशिन, तू उस हैंडसम लड़के को शांति से खाने क्यों नहीं देती। तभी प्रिंसिपल और डीन राउंड लगाते हुए ठीक वहीं आ पहुँचे। तुम लोगों को स्कूल के नियमों की कोई परवाह ही नहीं है। क्लासरूम में बाहर का खाना लाना सख्त मना है, लेकिन तुम और लियू रुयान अपनी जगह से हिले तक नहीं, जबकि बाकी लड़कियां डर के मारे हड़बड़ाहट में अपना खाना समेटने लगी। नहीं सर, नहीं, ये तो सब घर से आया हुआ खाना है। इन ढीठ लड़कियों को देखकर प्रिंसिपल का सिर दर्द होने लगा। बाहर के खाने का बिल तो यहीं पड़ा है, तुम सबके सब मुझे माफीनामा लिख कर दोगे। अरे नहीं प्रिंसिपल सर, अभी तो स्कूल का पहला दिन है, माफीनामा लिखना अच्छा थोड़ी लगेगा। जू यीजी ने बड़ी ही बेशर्मी से मुस्कुराते हुए रिक्वेस्ट की। प्रिंसिपल ने पूरी क्लास में नजर दौड़ाई। तुम सबके चेहरे मुझे अच्छे से याद हैं। पहले टेस्ट से पहले मुझे तुम सबकी टेबल पर माफीनामा चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने तुम जैसे एक नए और अनजान चेहरे की तरफ इशारा किया। और वो लड़का, तुम्हारा नाम क्या है। तुमने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और फिर बिना किसी घबराहट के आराम से खड़े हुए मुगे। प्रिंसिपल ने अपना चश्मा ठीक किया और आखिरकार तुम्हें ठीक से देखा। अरे ये तो वही है जिसके लिए वू मिंग मिंग के माता पिता ने खास तौर पर ध्यान रखने को कहा था। जरूर किसी बड़े परिवार से होगा, ऊपर से दिखने में भी कितना प्यारा है। क्लास टेस्ट के मार्क्स भी बहुत शानदार हैं और उम्र भी तो बस 16 साल है। ये सोचते ही प्रिंसिपल के चेहरे पर तुरंत एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। बेटा, तुम वही हो ना जिसने नया एडमिशन लिया है। अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना, आखिर यह स्कूल का नियम है ना। लेकिन तुमने बड़ी शांति से जवाब दिया। घर वालों को डर था कि मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं आएगा। कल से ऐसा नहीं होगा। क्या मुझे माफीनामा लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने प्यार से हाथ हिलाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम शंघाई से आए हो ना, अभी अभी जियांग चेंग आए हो, तो पक्का यहाँ की आदत नहीं होगी। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम आराम से अपना खाना खाओ और तुम सब माफीनामा लिख कर लाना। जैसे ही प्रिंसिपल वहाँ से गए, जू यीजी ने चिढ़ते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल भी ना, कितना भेदभाव करते हैं। एक हैंडसम लड़के को देखा नहीं कि बत्ती सी दिखाने लगे। शियाओ खाई ने भी तुम्हारी तरफ देखा। मुगे, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है यार, जो प्रिंसिपल का चेहरा एकदम खिल उठा। जू यीजी ने भी गुस्से से हामी भरते हुए कहा। वही तो। उस तोंदू प्रिंसिपल की आंखें तो हंसते हंसते गायब ही हो गई थी। तुमने एक हल्की सी मुस्कान दी जिसमें तुम्हारे चमकते हुए दांत नजर आए, और मन ही मन सोचा, शायद इसे ही मेरा चाम कहते हैं। मुझ पर इतना भी फिदा मत हो जाना। तभी मे लियांगशिन ने अपनी आंखें जोर से मली। तुम्हारी तो पक्का दोहरी शख्सियत है। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझ पर कितना भड़क रहे थे, और अब देखो एकदम शरीफ बन गए। तुम्हारे रंग बदलने की स्पीड तो कमाल है यार। तुम वापस अपनी सीट पर आ गए और अपने टिफिन में पड़े थोड़े ज्यादा खाने को देखने लगे। फिर तुमने पीछे मुड़कर मे लियांगशिन से पूछा, यह मीट मैंने बिल्कुल नहीं छुआ है, काफी ज्यादा है, तुम्हें खाना है क्या। इसे मेरे उस वक्त के खराब बर्ताव के लिए एक माफी समझ लो। ये सुनकर मे लियांगशिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। क्या सच में यह मेरे लिए है। तुमने हाँ में सिर हिलाया। हाँ यार, तुम सब आपस में बांटकर खा लो। ये कहते हुए तुमने अपने बाकी टिफिन के डिब्बे बंद कर दिए। तभी लियू रुयान की नजर तुम पर पड़ी। तुम बस इतना सा खा रहे हो, क्या तुम हमेशा से इतना ही कम खाते हो। तुमने ना में सिर हिलाया और फिर अपने बैग से एक दूध का पैकेट निकाला। अरे, दूध पीने के लिए भी तो पेट में जगह बचानी है ना। शियाओ खाए तुम्हें घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। आजकल दूध पीने वाले बच्चे कहाँ मिलते हैं। मुगे, तुम सच में बहुत अलग हो। और तो और, जिस लड़के से लियू रुयान इतने प्यार से बात कर रही हो, वो कोई आम लड़का तो हरगिज नहीं हो सकता। तुमने बेपरवाही से अपने स्ट्रॉ को चबाते हुए कहा, इसमें अलग क्या है। दूध पीने से ही तो लंबाई बढ़ती है ना। हा 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 हा। मे लियांगशिन अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंस पड़ा। वह बड़े मजे से तुम्हें देखने लगा। अरे मुगे, तुमने बायोलॉजी क्या अपने पीटी टीचर से पढ़ी थी। इस उम्र में आकर भी लड़कों की हाइट बढ़ती है क्या। मैंने तो अपनी लंबाई की उम्मीद कब की छोड़ दी है। तुमने बस एक ओह कहा और फिर बड़े आराम से ताना मारते हुए जवाब दिया। वो इसलिए क्योंकि तुम लोग अब बूढ़े हो चुके हो। ये सुनते ही जू यीजी एकदम चिढ़ गई। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। पूरे बैच में सबसे छोटी मैं हूँ समझे।
जू यीजी इस साल 18 की थी, लेकिन क्योंकि वो साल के आखिरी महीनों में पैदा हुई थी, उसे 11वीं क्लास में होना चाहिए था, लेकिन उसका एडमिशन जल्दी करवा दिया गया था। लेकिन तुम्हारे प्यारे से चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई। तो फिर अब से सबसे छोटा मैं हुआ। मैं अभी सिर्फ 16 साल का हूँ। ये बात सुनते ही पूरी क्लास में तहलका मच गया। यहाँ तक कि लियू रुयान ने भी तुम्हें पलट कर देखा और मेई लियांगशन तो झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। 16 साल मतलब तुम्हें तो अभी 9वीं क्लास में होना चाहिए था ना। सच तो ये है कि तुम्हें तो इस साल 8वीं में जाना था। खैर, ये तो बस क्लासेज जंप करने का कमाल है, और तुम्हारे लिए तो ये सब बहुत आम बात हो चुकी है। अपनी दोनों बड़ी बहनों से तुलना करो तो तुम्हारा ये कारनामा कुछ भी नहीं है। जू यीजी तुरंत गपशप करने के मजेदार मूड में तुम्हारे पास आई। वाह यार, तुम तो गजब हो। सिर्फ 16 की उम्र में इतनी अच्छी हाइट, और पढ़ाई में तुम इन 18-19 साल वालों को भी टक्कर दे रहे हो। वहाँ मौजूद सभी लोग तुम्हें अब एक अलग ही नजर से देख रहे थे। अभी अभी प्रिंसिपल सर से सुना कि तुम निंगचेंग से हो, तो अचानक यहाँ हमारे बेइजिंग शहर कैसे आना हुआ? श्याओ के आई भी तुम्हें बड़ी हैरानी और उत्सुकता से घूर रही थी। तुमने टालते हुए बस इतना कह दिया, कुछ खास वजहों से। तुम्हें लगा कि इतना बताना काफी है, इसलिए तुमने बात वहीं खत्म कर दी। तुम्हारे मन में चल रहा था कि दूसरों की पर्सनल लाइफ में इतना नहीं झांकना चाहिए, और ये बोलते ही तुम अपनी सीट से उठकर वॉशरूम की तरफ निकल गए। भाई साहब, क्या धांसू बंदा है। जू यीजी तो तुम्हारी उम्र जानकर सच में सदमे में थी, लेकिन लियू रुयान ने बस दरवाजे की तरफ एक ठंडी सी नजर डाली और अपनी जगह से उठकर बाहर चली गई। बाकी लोग भी जैसे होश में आए और सबने फटाफट अपना बचा हुआ खाना साइड में रखा और नीचे छोटे वाले गार्डन में सिगरेट पीने भाग गए। तुम वॉशरूम से बिल्कुल आराम से टहलते हुए बाहर निकले। कॉरिडोर में खड़े होकर तुमने नीचे गार्डन की तरफ देखा तो वहाँ लगभग 10-12 लड़कियां एक झुंड बनाकर खड़ी थीं। उनमें से सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी लियू रुयान, जो अपना मेकअप कर रही थी। उसके ठीक बगल में खड़ी मेई लियांगशन सामने वाली किसी लड़की से बहुत तीखी बहस कर रही थी। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि वे एक दूसरे को धक्का देने लगी। तुमने हल्का सा आंखें सिकोड़ कर देखा और फिर तुम्हारा चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। तुमने बिना कुछ सोचे सीधा अपनी क्लास की तरफ कदम बढ़ा दिए। मन ही मन सोचा, इनके लफड़ों से दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर है। वैसे भी सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम यहाँ सिर्फ पढ़ने आए थे, और सच कहूँ तो बस आम जिंदगी का तजुर्बा लेने आए थे। बस खुद को थोड़ा और इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। और जैसे ही ये 12वीं के फाइनल एग्जाम खत्म होंगे, तुम्हारे घर वाले वैसे भी तुम्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेज देंगे या किसी बहुत बड़े और टॉप के कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। दोपहर की दूसरी क्लास की छुट्टी की घंटी बजते ही वू मेंगमिंग ने अपना बैग टांगा और पीछे वाले दरवाजे से तुम्हें पागलों की तरह इशारा करने लगी। तुम उसका इशारा समझ गए और हल्के से सिर हिला दिया। तुम भी वहाँ से खिसकने की तैयारी में थे। अंदर ही अंदर तुम खुश हो रहे थे। चलो भाई, फाइनली अब बाहर जाकर मजे करेंगे। मेई लियांगशन ने खड़े होकर एक लंबी सी अंगड़ाई ली। श्याओ के आए और लियू रुयान भी बिल्कुल आराम से अपने बैग पैक कर रही थी। तुम बहुत ही इत्मीनान से अपने पेन वापस पाउच में रख रहे थे। तुमने जानबूझकर लियू रुयान और उसके ग्रुप के बाहर जाने का इंतजार किया। उनके जाने के बाद तुमने अपना साइड बैग उठाया और उनके पीछे पीछे बाहर निकल गए। वो मेंगमिंग तो गेट पर पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम दोनों फटाफट गेट के बाहर खड़ी अपनी प्राइवेट कार में जाकर बैठ गए और तुम्हारी ये रईसी अपनी साइकिलें बाहर निकाल रही। लियू रुयान और उसकी सहेलियों ने अपनी आंखों से देख ली। ये मुर्गे सच में वू मेंगमिंग के काफी करीब लगता है। कमाल है, ये दोनों हॉस्टल में भी नहीं रहते। मेई लियांगशन तो इतनी हैरान थी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। श्याओ के आए ने बगल में खड़े होकर एक हल्की सी मुस्कान दी। ये तो हमारी क्लास का पहला ऐसा लड़का है जो हॉस्टल में नहीं रहता। वहीं लियू रुयान दूर जाती हुई उस कार को बहुत ही गहरी नजरों से घूरती रही। फिर उसने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपनी सहेलियों से कहा, चलो यहाँ से आज रात अपने उसी पुराने अड्डे पर नाइट आउट करेंगे। इधर वू मेंगमिंग ने कार में बैठते ही अपनी आंखें बड़ी की और बड़ी बेकरारी से तुम्हें देखते हुए बोली, हे भगवान, तुम सच में उस लियू रुयान के साथ एक ही डेस्क पर बैठे थे? तुमने बिना किसी हड़बड़ी के अपना फोन निकाला और अपने बाएं कान में ब्लूटूथ ईयरबड्स लगा लिए। तुमने चेहरे पर पूरी उलझन दिखाते हुए उससे वापस पूछा, तो क्या हो गया? इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये सुनकर वू मेंगमिंग ने अपना बैग झटके से साइड में फेंका और तुम्हारे कान से सीधा ईयरबड्स खींच कर निकाल दिए। उसके चेहरे पर एकदम सीरियस भाव थे। तुम पहले ये गाने सुनना बंद करो। आज मुझे तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताना ही पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि ये लियू रुयान कितनी खतरनाक लड़की है।
वू मेंगमेंग ने जबरदस्ती तुम्हारा ईयरफोन छीन लिया था। ये देखकर तुम्हें अंदर ही अंदर थोड़ी चिढ़ मचने लगी। तुमने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए झल्लाहट में कहा, लियू रुयान के बारे में इतनी पंचायत क्यों करनी है यार, मैं उसे ठीक से जानता तक नहीं हूँ। किस्मत खराब थी जो उसके साथ बैठना पड़ा। खैर, स्कूल खुलते हाई एग्जाम्स के बाद तो सीट बदल ही जाएगी। उसने आज तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? तुमने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और धीरे से कार का शीशा नीचे किया। तुमने हल्के से गुस्से में कहा, भला वो तुम्हारा बिगाड़ भी क्या सकती है? वो मेंगमेंग ने घबराहट से अपना थूक निगला। लियू रुया अपनी बेईवाई स्कूल की सबसे खौफनाक बुली है। कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। यूज तो अभी 12वीं क्लास में होना चाहिए था, लेकिन दूसरे स्कूल वालों के साथ ऐसी भयंकर लड़ाई हुई कि बवाल मच गया। इसी वजह से उसे 1 साल फेल कर दिया गया। आज भी 12वीं के बोर्ड से गुंडे उसके इशारे पर नाचते हैं। वो मेंगमेंग बोलते बोलते और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। और तो और, उस किसी के साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर गलती से किसी को उसके पास बिठा भी दिया तो 3 दिन से ज्यादा वो वहाँ नहीं टिक पाता। सुना है उसके खानदान की बहुत पहुँच है। लगता है उनका अंडरग्राउंड माफिया से भी कोई कनेक्शन है। वैसे तो दिखावे के लिए उनका बिजनेस है, लेकिन चूंकि उसके साइंस के मार्क्स इतने कमाल के हैं और ऊपर से परिवार का इतना तगड़ा सपोर्ट है, तो टीचर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो मेंगमेंग ने समझाते हुए कहा, तुम आगे से थोड़ा बचकर रहना उससे। उसका दिमाग अगर एक बार खराब हो गया ना, तो चाहे लड़का हो या लड़की, वो किसी को नहीं देखती, सीधा गाली गलौच और हाथापाई पर उतर आती है। ये सुनकर तुम्हारे माथे पर सिलवटें और गहरी हो गईं। तुमने मन ही मन सोचा, गाली तो उसने आज दहाई दी थी, लेकिन बाद में उसका रवैया ठीक ठाक ही था। तुमने शक भरी नजरों से पूछा, क्या वकाई इतनी खतरनाक है जितना तुम बता रही हो? मैंने तो आज यूज पूरा दिन बेंच पर सोते हुए ही देखा। उसने तो आज कोई नया ड्रामा नहीं किया। हाँ, बस सुबह उसने झल्लाते हुए मुझे दफा हो जाने को कहा था, लेकिन तब टीचर ने यूज जबरदस्ती रोक दिया था। वो मेंगमेंग तुम्हारी तरफ, यानी अपने इस कजन की तरफ देखने लगी और किसी बड़े बुजुर्ग की तरह सिर हिलाते हुए बोली, सही कहते हैं, किसी को उसकी शक्ल से जज नहीं करना चाहिए। जैसे तुम्हें ही देख लो, देखने में इतने मासूम और सीधे सादे लगते हो। कौन सोचेगा कि तुम रोजाना के टीवी और नाइट क्लब्स में ऐश करते हो। लोगों के सामने तो तुम फुल मार्क्स लाने वाले एक आदर्श स्टूडेंट हो, पर पीठ पीछे पूरे गुंडे वाले तेवर है तुम्हारे। तुमने झुंझुलाते हुए अपनी आंखें घुमाई। तुमने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बात उसकी चल रही है, इसमें खामखा मुझे क्यों घसीट रही हो? वो मेंगमेंग ने जल्दी से हाथ हिलाया, ठीक है, तुम्हारी बात नहीं करती, पर असली बात यह है कि लियू रुया से हमेशा चौकन्ना रहना। वैसे आज जो हुआ वो थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन बंदी पढ़ाई में सच में बाप है। कुछ सब्जेक्ट्स में इतनी फिसड्डी होने के बावजूद भी वो टॉप 10 में अपनी जगह बनाए रखती है। ये देखकर तो किसी को भी रोना आ जाए। टॉप 10? हाँ। ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में इंग्लिश टीचर की वो आवाज गूंज गई जब उन्होंने उसके 70 मार्क्स बताए थे। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और तुमने मन ही मन सोचा, चलो अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो अब किसी न किसी को तो टॉप 10 से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। वो मेंगमेंग को तो वैसे भी तुम्हारी खतरनाक काबिलियत के बारे में अच्छे से पता था। आखिरकार मू खानदान ने बचपन से ही तुम्हारी पढ़ाई पर पानी की तरह पैसा बहाया था। उसने पूरे फक्र के साथ मस्का लगाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, अपने सीओगे की तुलना आम लोगों से थोड़ी ना की जा सकती है। तुमने बोर होते हुए नीचे देखा और अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करने लगे। तुमने ठंडी सांस लेते हुए सोचा, निंगचेंग वाले घर में तो आलसी लगता ही था, पर यहाँ बाहर आकर भी ऐसी पकाऊ फीलिंग क्यों ना रही है। तुमने एवाई पूछ लिया, वैसे मामा और मामी आखिर कब वापस आने वाले हैं? वो मेंगमेंग ने बेचारेपन से अपने कंधे उचकाए। किसको पता उनका क्या प्लान है। लगता है अभी कम से कम 1 हफ्ता और बाहर ऐश करेंगे। तुम कार के शीशे से बाहर तेजी से पीछे छूटती सड़कों को घूरते रहे। तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। तुमने लापरवाही से पूछा, क्या यान हुई गैंग आज रात फ्री है बाहर घूमने के लिए? ये सुनते हाई वो मेंगमेंग के कान खड़े हो गए। उसने एकदम चौकन्ने होकर तुम्हारी तरफ घूरा और डरते हुए बोली, कहीं तुम वापस से यान हुई गैंग को उसके बर में मस्ती करने तो नहीं ले जा रहे हो? हालांकि वो मेंगमेंग को अपने इस कजिन के आवारागर्दी वाले शौक के बारे में सब पता था।
पर तुम छुट्टियां शुरू होने से 1 महीने पहले ही यहाँ आ गए थे और अपना 1/3 से ज्यादा वक्त बर में ही बर्बाद कर चुके थे। अगर इस बात की भनक तुम्हारी अन दोनों खौफनाक बहनों को लग गई ना, तो मेरी तो खैर नहीं। तुमने इस बात को बिल्कुल अनदेखा करते हुए हाथ झटका। तुम पहले अपने एग्जाम के मार्क्स की चिंता कर लो। तुमने उसे पक्का यकीन दिलाया कि आज रात तुम बिल्कुल सही सलामत घर लौटोगे। तुम्हें वुमेन की उस बकबक पर और ध्यान देने का बिल्कुल मन नहीं था। वो भी दिल से जानती थी कि तुम्हें रोकना नामुमकिन है, इसलिए आखिर में हार मानकर एक ठंडी आह भरी और तुम्हें जाने दिया। तो फिर आज रात अपना अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुम्हें जरा सी भी खरोंच आई तो मेरी जान भी तुम्हारे परिवार को चुकाने के लिए कम पड़ जाएगी। तुमने बड़े ही बेपरवाह अंदाज में अपने फोन पर समय देखा। तुमने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा कमजोर इंसान दिखता हूँ जिसे बाहर कोई भी ऐरा गहरा आसानी से पीट दे? ठीक है। वो मैंगमिंग ने उसी पल चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया। वो मन ही मन सोच रही थी कि तुम किसी को पीट पीट कर अस्पताल के आईसीयू में न पहुंचा दो तो यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। अब तो बस यही दुआ है कि कोई अंधा बेवकूफ तुम जैसे खूंखार इंसान से पंगा लेने की गलती न करे, वरना आधी रात को उसे फिर से तुम्हारे फैले हुए रायते को समेटने के लिए भागना पड़ेगा। वो परिवार के घर वापस पहुंचते ही तुम लंबे लंबे कदम रखते हुए अपने खास कमरे में गए, अपना बैग लापरवाही से बिस्तर पर फेंका और यान हुईगांग को मैसेज करके मिलने का समय तय किया। फिर तुम बहुत ही फुर्ती से शीशे के सामने बैठकर अपना रूप बदलने लगे। तुमने वो हल्का भूरा काला सा अजीबोगरीब विग निकाला और उसे ध्यान से पहन लिया। फिर बड़ी ही सफाई से माथे पर कुछ नकली बाल चिपकाए। शीशे में देखते हुए तुम बड़बड़ाए कि ये काले बाल तो जबरदस्ती तुम्हारी माँ ने सैलून भेजकर वापस काले रंगवाए हैं, वो भी ये कहकर कि काले बालों में तुम शरीफ और अच्छे बच्चे लगते हो, वरना तुम बिल्कुल किसी सड़क छाप गुंडे की तरह दिखते। चमकती नियन लाइटों वाले उस बार के दरवाजे पर पहुंचकर वो यान हुईगांग नाम का लड़का पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम दोनों ने अपनी पुरानी आदत के हिसाब से बार काउंटर के पास एक बेहतरीन जगह चुनी और बैठ गए। यान हुईगांग ने बारटेंडर से 2 खास फ्रूट वाइन का ऑर्डर दिया और एक गिलास खिसकाकर तुम्हारे सामने कर दिया। यान हुईगांग बहुत ही हैरानी से तुम्हें घूर रहा था। अरे, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारे स्कूल खुले हैं ना, फिर इतनी रात को बाहर मटरगश्ती करने का टाइम कैसे मिल गया? तुमने गिलास उठाया और फ्रूट वाइन का एक छोटा सा घूंट लिया। तुम्हें लगा कि इसमें नशा कुछ खास तेज नहीं है, स्वाद भी ठीक ठाक था। तुमने मुंह बनाते हुए बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, सच कहूं तो मैं बहुत बोर हो रहा था, वरना आधी रात को और किस लिए बाहर भाग कर आता। तुमने बड़ी ही नफरत भरे अंदाज में उस नए स्कूल के सिलेबस की बुराई की। निंगचेंग में मैंने जो पढ़ा था उसके सामने तो ये बिल्कुल बच्चों का खेल है, जिसे वो लोग सबसे मुश्किल सवाल कहते हैं ना, उससे ज्यादा मुश्किल तो वो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं जो मेरी बहन मुझे यूं ही मजाक में हल करने को दे देती है। सच में अगर मैं उनकी तुलना करूं तो कोई भी जीते जी खून के घूंट पी ले। यान हुईगांग ने तिरछी नजरों से तुम्हें चिढ़कर देखा और बिना कुछ कहे पलटकर सवाल किया, तो फिर तुम जैसा बड़ा नवाबजादा इतनी दूर से इस खटारा जगह पर धक्के खाने क्यों आ गया? तुम सीधे अपनी बहन के साथ निंगचेंग के उस शानदार वीआईपी स्कूल में जाकर मजे क्यों नहीं करते? तुमने जोर से अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बकवास जगह पर आकर अपनी जवानी बर्बाद करने का कोई फालतू शौक चढ़ा है? अगर मैं निंगचेंग के उस बड़े स्कूल में जाता तो मुझे रोजाना एक बहुत ही शरीफ और सीधा साधा बच्चा बनने का नाटक करना पड़ता। कम से कम यहाँ मेरे माता पिता मुझसे कोसों दूर हैं और वो मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकते, और मैं रात को इस तरह छुपकर बाहर अपनी आजादी के मजे तो ले सकता हूँ। अगर मैं निंगचेंग में रहता तो जब तक कोई लंबी छुट्टी न हो मैं घर की दहलीज से एक कदम बाहर रखने का सोच भी नहीं सकता था। तुमने खुद का मजाक उड़ाते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। आखिर तुम भी तो हाई सोसाइटी के एक बहुत ही अमीर और नामी परिवार के इकलौते वारिस हो। बचपन से ही तुम्हें घर के उन फालतू के रीति रिवाजों और बकवास नियमों में जकड़ कर रखा गया है। अपने घर के बड़ों की उस रोज रोज की चिक चिक से बचने के लिए तुम्हें अपनी उस असली जंगली और बेखौफ फितरत को अंदर ही दबाकर रखना पड़ता है। यान हुईगांग ने अपने होंठ सिकोड़े और बार बार सिर हिलाते हुए कहा, तौबा तौबा, अगर मैं ये बात बाहर किसी को बताऊं तो कौन यकीन करेगा? कौन सोच सकता है कि अभी इस बार में बैठकर शराब पीने वाला ये इतना धाकड़ और हैंडसम लड़का असल में फिल्म इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार और 100 अरब के मू ग्रुप के मालिक का वो इकलौता और लाडला बेटा है। यान हुईगांग ने तुम्हें तुम्हारी आम जिंदगी में स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए एक बहुत ही शरीफ और सीधे साधे लड़के के रूप में देखा था, और अब तुम्हारे इस मेकअप वाले
और वेग पहने हुए इस बागी और बिंदास अवतार को देखकर वो पक्का दावे के साथ कह सकता था कि अगर तुम्हारे सगे पिता भी तुम्हारे सामने आ जाएं, तो वो भी तुम्हें एक बार में पहचान नहीं पाएंगे। उस शोरगुल से भरे बार में अभी भी रंग बिरंगी लाइटें आंखों को चौंधिया रही थी। डांस फ्लोर पर लड़के लड़कियां पागलों की तरह नाच रहे थे और जमकर शराब पी रहे थे। हर तरह के आवारा और रईस लोग उस कान फोड़ देने वाले तेज म्यूजिक के बीच झूम रहे थे। म्यूजिक की आवाज के बीच लोग आ जा रहे थे और तुम बोर होकर स्टेज के बीच से आ रही कान फोड़ देने वाली हेवी मेटल रॉक म्यूजिक में थोड़े खोए हुए थे। अचानक तुमने अपना सिर घुमाया और यान हुईगांग से पूछा, पिछली बार दरवाजे पर जानबूझकर पंगा लेने वाले वो बेवकूफ आजकल दोबारा तमाशा करने की हिम्मत तो नहीं कर रही ना? उन सिरफिरे गुंडों का जिक्र आते ही यान हुईगांग अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसके चेहरे पर एक सुकून था। तेरे जैसे खतरनाक बंदे ने खुद अपने हाथों से उनकी जो धुलाई की है ना, उन कमीनों को तो मेरे डैड ने बार की ब्लैकलिस्ट में हमेशा के लिए डाल दिया है। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि अचानक तुम्हारे पास से ही कुछ बहुत जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी जो मक्खन लगाते हुए बोल रही थी, यान दीदी, आज रात भी अपना वही पुराना रूल रहेगा, जो भी ज्यादा पीकर सबसे पहले गिरेगा, बाद में इंटरनेट कैफे में पूरी रात का खर्च वही उठाएगा। ये सुनते ही तुमने खुद को बचाने के लिए छुपना चाहा, लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में आया कि आज रात तुमने जो ये जंगली और धांसू गेटअप लिया है, उन्हें 100 जन्म भी मिल जाए तो वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो तुमने थोड़ी हिम्मत जुटाई और चुपके से उस बूथ की तरफ देखा। तुम्हारा दिल धक से रह गया। वो सच में लियू रुयान और मेई लियांगशिन के साथ क्लास के बाकी लोग ही थे, और हैरानी की बात ये थी कि उनके साथ कुछ नए चेहरे भी थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था। यान हुईगांग ने तुम्हारी इस घबराहट को नोटिस कर लिया। उसने भी तुम्हारी नजर का पीछा करते हुए उधर देखा और शक के साथ तुम्हारे पास आकर पूछा, क्या बात है, तेरे जैसे नवाबजादे की उधर बैठे उन गुंडों से भी जान पहचान है क्या? मैं देख रहा हूँ कि तू तब से उन्हें ही घूरे जा रहा है। तुमने अपनी नजरें हटाई, धीरे से हाँ में सिर हिलाया और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, वो मेरे क्लास के लोग हैं। ये सुनते ही यान हुईगांग ने तुरंत अपने हाथ से वाइन का गिलास नीचे रख दिया। उसका चेहरा अचरज से फटा जा रहा था। अरे तेरे क्लास के लोग? उन लोगों में से कौन तेरा क्लासमेट है भाई? तुमने अपनी ठुड्डी उठाई और इशारे से उस तरफ बताया। वो जो बीच में उनकी लीडर बनकर बैठी है ना, वो लड़की, और उसके बाईं तरफ वो जो लंबा सा लड़का है, और किनारे पर वो जो बोर होकर सिर नीचे किए रूबिक्स क्यूब से खेल रहा है, वो सब मेरी क्लास के ही हैं। तुमने ऐसा दिखावा किया जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हाथ में लिए शराब के गिलास को हल्के से हिलाने लगे। यान हुईगांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, अरे भाई, वो बीच वाली क्या वही मशहूर स्कूल की गुंडी लियू रुयान नहीं है? ये लोग तो हमारे इस बार के रेगुलर कस्टमर हैं। दिखने में भले ही छोटे लगते हो, पर इनके काम बहुत खतरनाक हैं। कोई भी इनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। यान हुईगांग को इतना एक्साइटेड देखकर, जो कि लगभग बार स्टूल से खड़ा ही होने वाला था, तुमने मन ही मन अपनी आंखें घुमाई और सोचा, आज तो ये सब सुनकर मेरे कान ही पक गए हैं। क्या सच में ये लियू रुयान इतनी ही बड़ी तोप है जैसा लोग कहते हैं? ये जहाँ भी जाती है हर कोई डर के मारे भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है? फिर तुमने धीरे से कहा, वो अब मेरी डेस्क मेट है। तुम्हारी इस बम जैसी बात के कान में पड़ते ही यान हुईगांग की आवाज अचानक कंट्रोल से बाहर होकर कई गुना तेज हो गई। उसकी इस फटी हुई आवाज ने तुरंत आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और हैरानी की बात ये थी कि इनमें लियू रुयान का ग्रुप भी शामिल था, जो मुड़कर तुम्हारी ही तरफ देख रहे थे। उनका बूथ तुम्हारे बार काउंटर से कुछ खास दूर नहीं था। तुम्हारे पसीने छूट गए। तुमने फुर्ती दिखाते हुए उसे जोर से खींचकर वापस कुर्सी पर बिठा दिया। तुमने दांत पीसते हुए उसे चुप रहने की वार्निंग दी। यान हुईगांग को तब जाकर अकल आई कि उसने रायता फैला दिया है, और उसने जल्दी से नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करते हुए अपना गिलास उठाया और शराब का घूंट लिया। वो ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुक्र है कि बार की लाइटें काफी कम थीं और लोगों की भीड़ के बीच से उन्हें सिर्फ तुम्हारी धुंधली सी पीठ ही दिखाई दी, और साथ ही तुम्हारा वो लंबा दाहिना पैर जो स्वैग के साथ बार चेयर के डंडे पर टिका हुआ था। मुझे कुछ सुनाई दिया या मेरा वहम था? मेई लियांगशिन ने कंफ्यूजन में अपना सिर खुजाते हुए कहा, अरे क्या वो वू मेंगमेंग नहीं है? क्या अभी किसी ने यान दीदी के डेस्क मेट का जिक्र किया? शाओ के आए ने चारों तरफ देखा, पर उसे वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं दिखा। पर मैंने तो वो आवाज साफ सुनी थी। शायद सच में मेरा कोई वहम ही था। जू यीजी ने चारों तरफ देखा और तुम्हारी ओर इशारा किया। वही दोनों लड़के हैं, ये अक्सर यहीं रहते हैं।
सब लोग उस तरफ देखने लगे और जितना देखते उतना ही जाना पहचाना सा लगता। शियाओ का आय अचानक बोल पड़ी, ये पीठ और पैरों की बनावट बिल्कुल हमारी यान दीदी के साथ बैठने वाले लड़के जैसी है। यान दीदी के साथ बैठने वाले का नाम सुनते ही सबने उसे घूर कर देखा। जू यीजी को भी वो बिल्कुल उसी की तरह लगने लगा। तभी उसे अचानक याद आया, मैं भी कहूँ कि ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। आज मैंने यान दीदी के पास बैठने वाले लड़के को देखा था, ये तो बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है। अरे यान दीदी का क्लासमेट तो एकदम शरीफ और अच्छा बच्चा है। तुम जरा इसके बाल तो देखो, ऊपर से ये अक्सर यहाँ मंडराता रहता है। पिछली बार जब इसने किसी को पीटा था तब हम सब वहीं थे। इसका शरीर देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये यान दीदी के साथ बैठने वाला वो लड़का है। मे लियांग शिन की नजर तुम्हारे कानों पर पड़ी जहाँ तुमने 4-5 बालियां पहन रखी थी। देखकर ही दर्द हो रहा है। साफ दिख रहा है कि ये कोई गुंडा मवाली है। हमारी यान दीदी के उस सीधे सादे क्लासमेट से इसकी क्या तुलना। लियू रुयान ने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हें ही घूरती रही। रोशनी उसकी खड़ी नाक पर पड़ रही थी और उसके लाल होठों पर एक दिलकश मुस्कान खिल उठी। काफी देर बीत जाने के बाद जब वो लड़कियां अपने प्राइवेट रूम में चली गईं, तब जाकर तुमने चुपके से राहत की सांस ली। कहीं मेरी शरीफों वाली इमेज खराब न हो जाए। क्या तू हैरान और एक्साइटेड नहीं है? यान हुई गांग अभी अभी आया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लियू रुयान तो वीआईपी है, उसके घर वाले बहुत अमीर हैं, पढ़ाई में भी टॉपर है। जो लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं वो अक्सर उसे यहाँ घेरने आ जाते हैं। और वो तेरी क्लासमेट निकली। तुमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। सीट बदलने के बाद शायद हम साथ न बैठे। तुमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बेईवाई स्कूल में क्लास शुरू होते ही एग्जाम होने वाले हैं और उसके बाद मार्क्स के हिसाब से फिर से सीटें बांटी जाएंगी। यान हुई गांग ने तेरी कोहनी पर धक्का मारते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों फिर से साथ बैठोगे। क्या पता तू उसे अपना बना ले। आज तक मैंने ऐसा कोई लड़का नहीं देखा जिस पर उसका दिल आया हो। तुमने टाइम देखा और अपनी फ्रूट वाइन का आखिरी घूंट पीते हुए तुमने कहा, अरे रहने दे यार, मैं और वो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। भले ही मैं रात को थोड़ा आजाद घूमता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बहुत पढ़े लिखे और शरीफ हैं, जबकि उसके खानदान का अंडरवर्ल्ड से नाता है। हमारा कोई मेल ही नहीं है। माना कि मैं थोड़ा बागी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ पचड़ों में कभी नहीं पड़ूंगा। लियू रुयान के साथ रहने का मतलब है मुसीबत को बुलावा देना। मैं चलता हूँ, कल स्कूल भी जाना है। अपने फोन पर नजर डालते हुए तुम अपनी जगह से उठे और बाहर की ओर चल दिए। यान हुई गांग तुम्हारा मिजाज अच्छे से जानता था, इसलिए वो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने नहीं आया। उसने तुम्हें अकेले जाने दिया। घर पहुंचकर तुमने उसे मैसेज किया कि तुम वो फैमिली के घर आ गए हो। तुमने वो मंग को डिस्टर्ब नहीं किया। चुपचाप बाल धोए, नहाए और अपना मेकअप साफ किया। फिर बिस्तर पर लेटकर फोन चलाने लगे। YYMO का मैसेज आया, आज का दिन कैसा रहा, सब ठीक लगा। तुमने रिप्लाई किया, हाँ ठीक ही था। निंग चेंग के मुकाबले यहाँ की किताबें काफी आसान हैं। YYMO ने हैरानी जताते हुए कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम जिद करके बेई चेंग क्यों आना चाहते थे। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने जवाब दिया, बस मुझे 2 साल अपनी मर्जी से जी लेने दो, उसके बाद घर वाले जो कहेंगे वही करूँगा। YYMO ने कहा, गुड नाइट। तुमने फोन बंद किया और एक तरफ फेंक दिया। किस्मत तो जैसे जन्म से ही तय थी। तुम्हारे माता पिता काफी खुले विचारों वाले थे, तुम्हें पूरी आजादी दी, लेकिन आखिरकार दिखावा करना सीखना ही पड़ता है। तुमने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, लियू रुयान, आखिर वो किस तरह की लड़की है। यही सब सोचते सोचते तुम्हें धीरे धीरे नींद आ गई। एक बहुत अच्छा सपना देखा। अगले दिन तुम बिल्कुल सही समय पर क्लास में पहुँचे। पीछे और तुम्हारे बगल वाले अभी तक नहीं आए थे, शायद रात की नींद पूरी कर रहे होंगे। आगे बैठे डू जितेग ने खुशी से पीछे मुड़कर कहा, मुर्गे, कल रात हॉस्टल में लड़के तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम बहुत हैंडसम हो और लियू रुयान के साथ बैठने की भी खूब चर्चा थी। तुमने अपना बैग खोला और किताबें निकालने लगे। अच्छी बुरी हर तरह की बातें होती हैं। मुझे तो अब इन सब की आदत हो गई है। बचपन से लेकर आज तक ऐसी बहुत सी चीजें झेलनी पड़ी हैं। तुम्हारा रुतबा और ये लुक्स तुम्हें हमेशा चर्चा में ही रखते हैं यार। डू जितेग ने हंसते हुए कहा, वो सब तुमसे जलते हैं। तुमने सामने बैठे उस सीधे सादे लड़के को देखा और बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। चलो छोड़ो, टीचर अभी टेस्ट लेने वाले हैं। दोपहर के ओपनिंग एग्जाम की तैयारी कर लो। पूरी सुबह से लियू रुयान और बाकी लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। तुम्हारे आसपास आज काफी शांति थी। आखिरकार सुबह की क्लासेस खत्म हो गयी।
सब लोग जल्दी जल्दी एग्जाम हॉल सेट करने लगे। तुमने और डू जितेग ने अपना अपना सामान समेटा और खाना खाने कैंटीन की तरफ चल पड़े। रास्ते भर डू जितेग हंसी मजाक करता रहा। तुम पहली बार आए हो ना? सेकंड फ्लोर का खाना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन सच में बहुत टेस्टी होता है। फर्स्ट फ्लोर का खाना तो एकदम नॉर्मल है। और हाँ, बुधवार को थर्ड फ्लोर पर बुफे खुलता है। तुम्हारे आसपास से तरह तरह के लोग गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने तुम्हारे पास आने के लिए अपनी चाल धीमी कर ली। तुम्हारे माथे पर सिकन आ गई। तुम्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुमने डू जितेग का हाथ पकड़ा और तेज तेज चलने लगे। नॉर्थ सिटी के लोग तुम्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे चिड़ियाघर का कोई जानवर हो। बहुत अजीब लग रहा था। तुम दोनों ने फर्स्ट फ्लोर पर ही कुछ हल्का फुल्का खाने का फैसला किया। अभी बैठे कुछ ही देर हुई थी कि तुमने देखा 2 लड़के प्लेट लिए जगह ढूंढ रहे हैं। डू जितेग थोड़ा हैरान हुआ। अरे, ये लोग तो हमेशा सेकंड फ्लोर पर ही रहते हैं ना, आज यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर कैसे आ गए? और वो दोनों तो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तुम चुपचाप अपना खाना खाते रहे। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। आज दूसरा ही तो दिन था। अभी किसी से इतनी जान पहचान कहाँ थी। छपाक, जिया साई अचानक पास आया और जानबूझकर फिसलने का नाटक करते हुए तुम्हारी बाईं तरफ खाना गिरा दिया। डू जितेग गुस्से से खड़ा हो गया। तुम लोगों ने ये जानबूझकर किया है। तुम लोग तो कभी इस फ्लो पर आते ही नहीं हो। आज अचानक यहाँ अटपके। दाल में कुछ तो काला है। तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुमने जेब से टिश्यू निकाला और शांति से कपड़े साफ करने लगे। फिर तुम धीरे से खड़े हुए। तुम्हारी ठंडी नजरें सीधे जियासाई और जूंग बी पर टिकी थी। तुम्हें याद आया, एक तो तुम्हारी ही क्लास का था और दूसरा वो लड़का जो कल तुम्हारी सीट पर बैठा था। जूंग बी ने टिश्यू बढ़ाते हुए कहा, अरे यार, गुस्सा मत हो, गलती से हो गया। तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो अपना हाथ हवा में उठाए बेवकूफों की तरह खड़ा रहा। तुमने बिना छुए रखे उस सूप का कटोरा उठाया और सीधा जियासाई के मुंह पर दे मारा। वहाँ खड़े लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। तुम सीधे उसके पास गए। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक खौफनाक ठंडक और मजाक था। तुम्हारी आवाज से जैसे रूह कांप जाए। अगली बार सिर्फ सूप नहीं गिरेगा। खाना नहीं है तो इसे बर्बाद मत करो। तुम जैसों से अच्छे तो सुअर हैं जिन्हें ये खिलाया जा सकता है। इतना कहकर तुमने अपनी प्लेट उठाई, सीधा डस्टबिन के पास गए और अपना सारा खाना उसमें डाल दिया। डू जितेग हौंसता हुआ जल्दी से तुम्हारे पीछे आया। मोगे, क्यों ना तुम पहले मेरे कमरे में चलकर नहा लो, कपड़े बदल लो। तुम्हारा इस तरह रहना ठीक नहीं है। दोपहर में परीक्षा भी तो है। तुमने हाँ कह दी। कमरे में घुसकर तुमने फोन निकाला और कॉल मिलाते हुए डू जितेग की तरफ मुड़कर कहा, थोड़ी देर में जब मैं नहा रहा हूँगा तो कोई नीचे हॉस्टल के पास मेरे कपड़े देने आएगा। तुम मेरा फोन रख लो। मेरी जगह कॉल उठाकर कपड़े ले आना। डू जितेग पल भर के लिए चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसा सीधा सादा दिखने वाला लड़का भी फोन रखता है। आज का दिन सच में एकदम गजब है। तुम्हें डू जितेग के कमरे में ले जाया गया। वहाँ कोई नहीं था। बेचिंग हॉस्टल की सुविधाएं काफी अच्छी थी। 4 लोगों का कमरा था और सबका अपना अलग बाथरूम, ऊपर बिस्तर और नीचे डेस्क। हर किसी की अपनी अलग जगह थी। डू जितेग ने बाल्टी में बॉडी वॉश रखा और तुम्हें एक डिस्पोजेबल तौलिया देते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ डिस्पोजेबल तौलिए रख दिए थे। और हाँ, चप्पलें यहाँ हैं। तुमने सिर हिलाकर हाँ कहा और अपने जूते उतारकर चप्पलें पहन ली। तुम नहाने के लिए बाथरूम में गए। जब तुम लगभग नहा चुके थे, डू जितेग ने दरवाजे से एक बैग पकड़ाया जिसमें तुम्हारे साफ कपड़े थे। कपड़े बदलकर तुम बाहर आए। तुम्हारे चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें झलक रही थी। तुम एकदम साफ और तरोताजा लग रहे थे। माथे पर बिखरे बाल तुम्हारे लुक को और भी कूल बना रहे थे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने उसे धन्यवाद दिया। अपना फोन वापस लेते हुए तुम जूते पहनने के लिए बैठ गए। डू जितेग ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम तो दोस्त हैं यार। लेकिन तुम क्लास 2 की वू मेंगमेंग को कैसे जानते हो? जब तुमने उसे कपड़े लाने के लिए कहा था तो वो भी काफी हैरान थी। अपने जूतों के फीते बांधकर तुम खड़े हुए और हल्के स्वर में बोले, हाँ मैं उसे जानता हूँ, लेकिन हमारा वो रिश्ता नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वो मेरी कजिन बहन है। कजिन बहन शब्द सुनते ही डू जितेग की आंखें फटी की फटी रह गईं। कजिन बहन, जैसा कि सब जानते थे, वू मेंगमेंग एक बहुत ही अमीर और रसूखदार परिवार से थी। उसके माता पिता बहुत पावरफुल थे और कॉलेज के कई लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। तो इसका मतलब तुम? डू जितेग अभी आगे कुछ सोच ही रहा था। तुमने उसकी हैरानी देखी और बस मुस्कुराकर अपने बाल सुखाने लगे। मैं बस ठीक ठाक हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं यहाँ बस थोड़ी शांति के लिए आया हूँ।
घर वालों ने मुझे 2 साल अपनी जिंदगी जीने की छूट दी है। डू जितेक की अब और कुछ सोचने की हिम्मत नहीं हुई। चूंकि तुम वू मेंगमेंग के भाई हो, तुम्हारा परिवार यकीनन कोई मामूली परिवार नहीं है। तुम्हारा इतना टैलेंटेड होना अब समझ में आ रहा है। तुमने अपने बाल झटके, बालों की कुछ लंटे तुम्हारे चेहरे पर आ गिरी, जिससे तुम और भी स्मार्ट लग रहे थे। दोपहर को तुम कमरे में ही रहोगे? खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ही वापस चलता हूँ। दोपहर में जो हुआ, मुझे लगता है कि बाकी लोग अभी भी उसे हजम नहीं कर पाए होंगे। तुमने कमरे से अपना पेन और पढ़ने का सामान लिया। क्लास में अभी तक लंच ब्रेक का माहौल नहीं था। सब जगह काफी शोर शराबा हो रहा था। दोपहर में परीक्षा थी, इसलिए टीचर ने भी बच्चों को कुछ नहीं कहा। तुम और डू जितेक क्लासरूम में वापस गए। अंदर शांति थी। तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। तभी मेई लियांगशिन ने अचानक तुम्हारी पीठ थपथपाई। तुम एकदम चौंक गए और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पीछे मुड़े। अरे यार, हम सुबह नहीं आ पाए और एक बहुत बड़ा तमाशा मिस कर दिया। दोपहर में तुमने जो किया उसकी खबर सब जगह फैल गई है। मेई लियांगशिन ने दांत दिखाते हुए हंसकर कहा, सोचा नहीं था कि तुम इतने धांसू होगे। जीएसआई स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। उसका खानदान भी अमीर है और वो हैंडसम भी है। दूसरों को तो वो बस बुली ही करता है। तुम आगे से जरा बच के रहना। बुली होना, ये लफ्ज तो तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। तुमने कुछ नहीं कहा और अपना सिर घुमाकर वापस किताब पढ़ने लगे। क्या तुम्हें चोट लगी है? बगल से अचानक आई आवाज ने तुम्हें चौंका दिया। तुमने लियू रू यान को देखा। उसकी शांत आंखों में देखते हुए ध्यान से देखा तो लियू रू यान के बाएं कान में ईयररिंग था, जो काफी फ्लैशी लेकिन अजीब तरीके से अट्रैक्टिव लग रहा था। कुछ नहीं, तुमने हल्के से जवाब दिया। अगले ही पल लियू रू यान ने करीब आकर मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, तुम इतने कमाल के हो। तुम तो बस दूसरों को बुली ही कर सकते हो। इस बात ने सच में तुम्हें अंदर से चौंका दिया। ये क्या चक्कर है? क्या लियू रू यान को कुछ पता चल गया है? या फिर तुमने जो किया वो उसने कहीं देख तो नहीं लिया? लेकिन कल रात जब वो मिली थी तो तुम कुछ ही मिनटों में वहाँ से खिसक लिए थे। और वैसे भी तुमने कब किसी को बुली किया है? तुमने छुपके से अपनी जांघ पर चिकोटी काटी और खुद को शांत दिखाते हुए लियू रू यान की नजरों से नजरें मिलाई और उलझन भरे अंदाज में पूछा, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही। लियू रू यान ने फिर से एक हल्की सी हंसी हंस दी और फिर आराम से अपनी किताब निकालते हुए बोली, दोपहर के एग्जाम में मुझे निराश मत करना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुमने चिढ़कर अपना सिर वापस घुमाया और किताब देखने लगे। लेकिन अब भला एक भी शब्द पढ़ने का मन कहाँ था। तुम मन ही मन बड़बड़ाने लगे। आखिर लियू रू यान को क्या पता है और उसे कितना कुछ पता है। ओपनिंग एग्जाम का पेपर जमा करने के बाद सभी लोग धीरे धीरे क्लास में वापस आ गए और क्लास टीचर के अगले निर्देशों का इंतजार करने लगे। मूगे, क्या तुम आज दोपहर हमारे साथ बाहर घूमने चलोगे? आखिरकार अभी अभी तो एग्जाम खत्म हुए हैं। डू जितेंग ने आगे की सीट से पीछे मुड़कर कहा। क्लास के बहुत से लड़कों ने दोपहर को बाहर जाने का प्लान बनाया था, क्योंकि आखिर इसके बाद स्पोर्ट्स मीट जो होने वाली है उस समय हर कोई अपने खुद के कपड़े पहन सकेगा। वेई जैसा प्राइवेट हाई स्कूल जहां हर किसी के घर में खूब पैसा है, रोजाना स्कूल यूनिफॉर्म पहनने पर ये सब बिल्कुल पता नहीं चलता। इसलिए ऐसे मौकों पर हर कोई अपना जलवा दिखाना चाहता है। तुम अपना बैग पैक करते हुए मन ही मन हिसाब लगा रहे थे, आज वू मेंग के साथ वो फैमिली के घर वापस नहीं जाऊंगा। नॉर्थ सिटी आने से पहले तुमने अपने घर वालों से वादा किया था कि जैसे ही छुट्टियां मिलेंगी, चाहे छुट्टी लंबी हो या छोटी, तुम्हें घर वापस जाना ही होगा। वैसे भी नॉर्थ सिटी से निंग सिटी ड्राइव करके जाने में बस 2 घंटे से थोड़ी ज्यादा समय लगता है। आना जाना काफी आसान है। आज शायद नहीं हो पाएगा। तुमने तुरंत मना कर दिया। हालांकि मम्मी पापा को एक बार बता देना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो गर्मी की छुट्टियों के एक ही महीने में तुमने सारी मजेदार जगहें घूम ली थी और तुम्हें घर गए भी 1 महीने से ज्यादा हो गया था। अब सच में तुम्हें घर की थोड़ी याद आ रही थी। तभी झू यीजी लियू रू यान को ढूंढते हुए आई और तुम्हें अभी तक वहाँ देखकर तुरंत तुम्हारे पास आ गई। भाई, मुझे तो तुम्हें भाई ही बुलाना पड़ेगा। कल दोपहर का वो कारनामा बहुत ही धांसू था। तुमने हल्की सी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन हैरान हो रहे थे कि एक एक करके सबका यही रिएक्शन क्यों है। मैंने जीएसआई पर बस एक कटोरी सूप ही तो फेंका था ना। सुनो मू, क्या आज तुम हमारे साथ बाहर घूमने चलोगे? शियाओ के आई ने तुम्हें इनवाइट किया। तुमने छुपके से लियू रुयान की तरफ देखा और अपने बैग की जिप बंद की। तुम अपनी जगह से खड़े हुए। नहीं यार, मैं आज घर जा रहा हूँ। घर जाने में क्या मजा है?
उत्तरी शहर में घूमने की बहुत सी मस्त जगहें हैं। जू यीजी ने मेल यांगशिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और बड़ी मासूमियत से तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हारी पलकें हल्की सी झपकी और कुर्सी को डेस्क के नीचे खिसकाते हुए तुमने कहा, मैं निंग शहर वापस जा रहा हूँ। डू जिटेन को अलविदा कहकर तुम लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए क्लास से बाहर निकल गए। अरे बाप रे, पहली बार पता चला कि आगे बैठने वाला ये लड़का इतना धांसू है। हंसता है तो कितना प्यारा लगता है और जब एटीट्यूड दिखाता है तो एकदम बवाल। जू यीजी ने तुम्हारे जाते हुए कदमों को घूरते हुए कहा। वो खुद को ये बोलने से रोक नहीं पाए। जिया साई जैसे इंसान से भी पंगा ले लिया। सच में ये कोई आम लड़का नहीं है। मेल यांगशिन ने झटके से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया। तो क्या हुआ? क्या तुम उसे लाइन मारना चाहती हो? मार भी सकती हूँ, इसमें बुराई ही क्या है? आउच, यान दीदी, आपने तो बहुत जोर से मार दिया। जू यीजी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि लियू रुयान ने उसे जोरदार लात मारी। लियू रुयान की आंखों में साफ चिड़चिड़ाहट दिख रही थी। उसने अपना बैग टांगा। चलना है या नहीं? हाँ हाँ, चलो चलो। उन तीनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में ठूसा और लियू रुयान के पीछे पीछे क्लास से बाहर निकल गई। तुम स्कूल के गेट पर फोन में अपने घर वालों से बात कर रहे थे। पापा ने कहा था कि वो तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजेंगे और बस तुम्हें गेट पर इंतजार करने के लिए कहा गया था। तुमने गेट के पास एक शांत सी जगह चुनी और वहाँ खड़े हो गए, अपना सिर झुकाए। तुम बोरियत के मारे बस अपने पैर हिला रहे थे। तभी अचानक जूतों की एक जोड़ी तुम्हारी नजरों के सामने आई। तुमने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी जुड़वा बहन थी। तुमने हैरानी से पूछा, आज तुम मुझे लेने कैसे आ गई? इतनी फुर्सत मिल गई क्या? मू यूलू ने अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हारे बाल बिगाड़ दिए। 16 साल की मू यूलू की लंबाई पहले ही 1 मीटर 78 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी थी। उसने तुम्हारी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बहुत कम ही देखने को मिलती है। बस ये देखने आई थी कि तुम यहाँ जिंदा भी हो या नहीं। तुम्हारी बहन के मुंह से कभी फूल तो झड़ नहीं सकते थे। तुमने उसके सामने एक गोल चक्कर लगाया। देखो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ना? मेरा 1 ग्राम वजन भी कम नहीं हुआ है। तुम लोग मेरी चिंता करना छोड़ दो। मू यूलू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी एक आवाज आई, ये कौन है? वाह, गर्लफ्रेंड स्कूल तक लेने आ गई है। सच में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जिया साई ने स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही तुम्हें और तुम्हारे पास खड़ी उस बेहद खूबसूरत लड़की को देख लिया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही गुरूर था और उसकी आंखों में एक ठंडी सी बेरुखी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो कि मुझसे दूर ही रहना, और ऊपर से उसके वो सिल्की काले बाल जो धूप में चमक रहे थे और बालों के सिरे हल्के हल्के सुनहरे लग रहे थे। वो सच में इतनी हसीन थी कि कोई भी जल भुन जाए। मू यूलू की इस खूबसूरती का मुकाबला पूरे नॉर्थन स्कूल में कोई नहीं कर सकता था, सिवाय लियू रुयान के। शायद ही कोई उसे टक्कर दे पाता। सच कहूं तो शायद कोई दूसरा इंसान था ही नहीं। तुम चिढ़ गए। तुमने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, क्यों बे, अब तू मेरे पर्सनल मामलों में भी दखल देगा? कल जो मैंने तुझे कहा था वो भूल गया क्या? अगली बार बात सिर्फ एक कटोरी सूप तक नहीं रुकेगी। जिया साई की आंखें अचानक से लाल हो गईं और उनमें आंसू चमकने लगे। उसने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए तुम्हारे बगल में खड़ी मू यूलू की तरफ देखा। दीदी, आप प्लीज इस धोखेबाज की बातों में मत आना। ये अंदर से एक नंबर का घटिया इंसान है। कल दोपहर तो उसने मुझ पर सूप भी उंडेल दिया था। तुम्हें जल्द से जल्द उसका असली चेहरा पहचान लेना चाहिए। वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुमने अपने हाथ सीने पर बांधे और बड़ी बेपरवाही से मू यूलू के पास खड़े होकर बस चुपचाप जिया साई की नौटंकी देखने लगे। सच में कितना अजीब है, लेकिन तुम्हारा कुछ भी बोलने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा ही है, इसी बहाने उसे तुम्हारी बहन की कड़वी जबान का स्वाद चखने को मिल जाएगा। और जैसा सोचा था, मू यूलू ने अपने होंठ खोले। 1 कटोरी सूप तो उसके लिए बहुत कम था। मुझे तो लगता है पूरी 1 बाल्टी सूप फेंकना चाहिए था, ताकि वो अच्छे से देख सके कि वो अंदर से कितना बदसूरत है। तुमने मन ही मन अपनी बहन को 100 लाइक दे दिए। मानना पड़ेगा, आखिर मू परिवार का ही खून है। ताने मारने के इस हुनर में तुम सच में उसके सामने कुछ भी नहीं हो। जिया साई का चेहरा पल भर में ही ऐसा हरा नीला पड़ गया जैसे उसने कोई सड़ी हुई मक्खी निगल ली हो। उसके बगल में खड़े उन दोनों चमचों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मुगे, तू ज्यादा हवा में मत उड़। जिया साई के खानदान के पास बहुत पैसा और पावर है। उसके मम्मी पापा उसे सिर पर चढ़ाकर रखते हैं। तूने उससे पंगा लिया है ना, अब बस तू देखता जा। उसके घर वाले तेरा वो हाल करेंगे कि तू कहीं का नहीं रहेगा।
तुमने अचच की आवाज निकाली और तुम्हारे चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। तुमने तो ताली भी बजानी शुरू कर दी। अरे वाह, क्या गहरी दोस्ती है तुम लोगों की। जरा बताओ तो, तुम लोग इसके पैसों के पीछे पड़े हो या इसके पावर के? तुमने उनकी तरफ अपनी भौहें उचकाई और तुम्हारे चेहरे पर साफ नफरत झलक रही थी। मैं तो सच में इंतजार कर रहा हूँ कि देखो वो मेरा क्या हाल करते हैं। तुम्हारी बातों ने उन दोनों लड़कों की बोलती बंद कर दी। मु युलू ने सिर झुकाकर एक हल्की सी मुस्कान दी और तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया। उसने बड़ी ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इन बेवकूफों के मुंह लगना, सिर्फ अपनी ही बेइज्जती कराना है। चल यहाँ से, दीदी तुझे कुछ अच्छा सा खिलाने ले चलेगी। तुम दोनों को वहाँ से जाते हुए देखकर गुस्से से जिया साई ने अपने ही होंठ इतनी जोर से चबाए जैसे खून ही निकल आएगा। जिया साई, उन दोनों लड़कों ने उसे तसल्ली देने के लिए आगे बढ़ना चाहा। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम जैसे निकम्मों का क्या ही फायदा। जिया साई ने उन्हें झटक कर दूर किया और मुंह फेर कर वहाँ से चला गया। मुगे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, मेरा नाम भी जिया साई नहीं अगर मैंने तुझे मजा न चखाया तो। और दूसरी तरफ कुछ लड़कियों ने ये पूरा तमाशा देख लिया था। बाप रे, क्या वो तुम्हारी आगे वाली सीट पर बैठने वाले का बॉयफ्रेंड है? कितना हैंडसम है यार, उसे देखकर तो मेरा ही दिल आ गया। जू यीजी ने फिर से मेल यांगशिन के कंधे पर हाथ रखा। चल हट, तेरे जैसा कौन है यहाँ, एकदम लड़कियों की तरह नखरे करता है। शियाओ के आय ने लियू रुयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद कोई और इसे समझ ना पाए, लेकिन उसके दिल में सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ था। यान दीदी, तुम्हारे साथ बैठने वाले की कोई बंदी है, तुम्हें पता है क्या? लियू रुयान अचानक रुक गई, फिर उसने अपनी साइकिल उठाई। मुझे क्या? ये सुनकर बाकी तीनों बस एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए और चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगे। उधर गाड़ी के अंदर, गाड़ी में बैठने के बाद से ही मु युलू का चेहरा गुस्से से लाल था। तुमने डर के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। मु परिवार के लोग हमेशा अपनों का साथ देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसे पता चल गया है कि किसी ने तुम्हें परेशान किया है। तुम तुरंत प्यार से मुस्कुरा दी और हाथ बढ़ाकर मु युलू की बाहों में बाहें डाल ली। एक बेचारी सी सूरत बनाकर बोली, प्यारी दीदी, अब गुस्सा थूक भी दो ना। देखो, मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ, गुस्सा करके अपनी तबीयत क्यों खराब करनी। मु युलू तुम्हारी इस प्यारी सी नौटंकी के आगे पिघल ही जाती है, लेकिन वो अभी भी तुम्हें ही घूर रही थी और उसकी नजरों से तुम्हें अंदर ही अंदर डर लगने लगा। आखिरकार उसने धीरे से बोलना शुरू किया, सच सच बताओ, उस सूप वाले मामले में क्या हुआ था? मु युलू ने अपने दोनों हाथ पैरों पर रखे और आराम से सीट पर पीछे की तरफ टिक गई, जैसे वो पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार बैठी हो। तुमने अपने चेहरे पर आए कुछ बालों को ठीक किया, फिर अपनी कमर सीधी की और सीधे मु युलू की आंखों में देखते हुए बोली, वो एक लड़का था, उसने जानबूझकर अपनी सब्जी का सारा सूप मेरे ऊपर गिरा दिया। और तुम्हें तो पता है, मुझे खाना बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने भी अपने हिस्से की सब्जी उसे वापस लौटा दी। वहाँ पास में ही अंडे का सूप भी रखा था, तो मैंने लगे हाथ वो भी उस पर उड़ेल दिया। अगर ये कोई और जगह होती ना, तो उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। तुम्हें यूं गुस्से में दांत पीसते देख मु युलू के चेहरे की गंभीरता आखिरकार टूट गई और वो मुस्कुरा दी। तुम्हारा यहाँ पहला ही दिन है और तुमने अभी से पंगे ले लिए। अब इस बार क्या बात हो गई? बचपन से ही तुम्हारी इस खूबसूरती की वजह से हमेशा कुछ न कुछ फालतू की मुसीबतें आती ही रहती हैं। बचपन में मु युलू और बाकी दीदियां हमेशा तुम्हारा बचाव करती थी, ना जाने तुम्हारे लिए कितनी बार उन लोगों ने दूसरों से लड़ाइयाँ की हैं। शायद इसीलिए जब तुमने ताइक्वांडो और जूडो सीखने की बात कही तो घर वालों ने तुरंत हाँ कर दी थी। तुमने बेपरवाही से हाथ हिलाया और ऐसे नाटक किया जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। कौन जाने, शायद इसलिए क्योंकि मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। उसने मेरी सीट पर कब्जा कर लिया था और मेरी बेंच पार्टनर से बातें कर रहा था। मैंने उससे वहाँ से हटने को कहा, बस ऐसे ही हमारी थोड़ी कहासुनी हो गई, बस इतनी सी बात थी। फिर बात तुम्हारी बेंच पार्टनर लियू रुयान पर आ गई और तुम्हारी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। वो शायद विदेशी भाषा यूनिवर्सिटी की कोई गुंडी है या फिर सबसे खूबसूरत लड़की। जो भी हो, वो काफी मशहूर है। सुना है कि उसे पढ़ाई लिखाई कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मेरी चचेरी बहन बता रही थी कि उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, वरना वो साइंस की स्पेशल क्लास में कैसे पहुंचती। खैर, मु युलू ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने अपना टैबलेट निकाला और एक ऐसा ऐप खोल लिया जिसे वो अक्सर इस्तेमाल करती थी। तुम्हारी दीदी टाइम पास करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करती है वो दुनिया भर के सबसे बेहतरीन जासूसों के फैंस का एक मंच है।
उस पर सिर्फ ग्लोबल रैंकिंग ही नहीं होती, बल्कि हर एक केस सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है। इससे खेलने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो सच में वहीं मौजूद हो। और सबसे धांसू बात तो ये है कि दुनिया भर के टॉप 10 खिलाड़ियों को असल जिंदगी के पेचीदा केसों को सुलझाने के लिए भी बुलाया जाता है। और तुम्हारी दीदी का दिमाग इतना तेज है कि वो हमेशा टॉप 3 में अपनी जगह बनाए रखती है। एक टाइम पास वाले गेम को भी वो इस हद तक खेल लेती है, और एक तुम हो, बस गाने सुनकर और वीबो चलाकर ही अपना टाइम पास करती रहती हो। गाड़ी धीरे धीरे यूजिंग युआन में दाखिल हुई और घर के अंदर कदम रखते ही तुम अपने पापा को ढूंढने लगी। मुर्गे आ गई। तुम्हारी माँ तेज कदमों से तुम्हारे पास आई और तुम्हें ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। अपनी माँ को यूं अपने आसपास चक्कर काटते देख तुमने एक बड़ी सी मुस्कान दी और बोली, माँ, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई हूँ। मैंने वहाँ खूब अच्छा खाया पिया है। मुझे तो लगता है मैं थोड़ी मोटी ही हो गई हूँ। माँ ने कहा, हाँ ठीक है, जल्दी जाकर अपने हाथ धो लो। और सुनो, खाना खाने के बाद तुम्हारे पापा और तुम्हारी दीदी को कहीं बाहर जाना है। शायद कुछ जरूरी काम है। मुझे लगता है उन्हें लौटने में देर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने हमें पहले ही खा लेने को कहा है। हमें उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और तुमने एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। फिर चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चला गया। घर सच में बहुत दूर था, तो तुमने सुबह की सेल्फ स्टडी ही गोल कर दी और घंटी बजते ही क्लास में भागते हुए घुसे। तुम बस बैठे ही थे कि दुजितेग ने पास आकर कहा, मुझे तो लगा तुम दुनिया से ही गायब हो गए यार। तुमने बिना ध्यान दिए अपनी किताबें ठीक करते हुए आलस से जवाब दिया, क्या फालतू सोच रहा है भाई? नॉर्थ सिटी से आने में 2 घंटे लगते हैं। मैं लेट न हो जाऊं, इसलिए मम्मी पापा ने छुट्टी ले ली थी। और वैसे भी आज तो बस पेपर डिस्कस होने हैं और सीटें बदलनी है ना। सीट बदलने की बात आते ही तुमने अनजाने में ही लियू रुएन की तरफ देखा। हैरानी की बात थी कि आज वो लेट नहीं आई थी, पर हालत वही पुरानी थी। डेस्क पर सिर रखे गहरी नींद में सो रही थी। क्लास टीचर ए छेयू के क्लास में कदम रखते ही पूरी क्लास में ऐसी शांति छा गई कि सुई गिरने की भी आवाज आ जाए, क्योंकि उनके हाथ में पेपर्स के अलावा किस्मत का फैसला करने वाली वो रिजल्ट शीट भी थी। उनकी नजरें पूरी क्लास पर घूमी, पर चेहरे पर ज्यादा सख्ती नहीं थी। यह ओपनिंग टेस्ट बस एक अंदाजा लगाने के लिए था। आखिर अभी तो तुम्हारे सेक्शन बनते हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल क्लास होने के नाते तुम्हारा रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। और सच कहूँ तो इस बार का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था। फिर भी हमारी क्लास के एक धुरंधर ने 650 का स्कोर किया है। इंग्लिश में 145 और मैथ्स में 140। ये सुनते ही पूरी क्लास में एकदम खलबली मच गई। भाई कौन है ये जीनियस? 11वीं में ही इतने भयंकर मार्क्स। थोड़े और पेपर सॉल्व कर ले तो ये तो आसमान फाड़ देगा। पक्का लियू रुएन ही होगी। पूरी क्लास में उसी का मैथ्स सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन क्या उसके मैथ्स में हमेशा फुल मार्क्स नहीं आते? और इंग्लिश में 145 का क्या चक्कर है? क्या इस बंदे ने पूरी गर्मियों की छुट्टियों में बस घिसाई ही की है? बच्चों की फुसफुसाहट और चर्चाएं बढ़ती ही जा रही थी। बेवई की एक्सपेरिमेंटल क्लास में पढ़ाई की स्पीड रॉकेट की तरह होती है। 11वीं में ही तुम्हें हाई स्कूल के 3 साल का कोर्स खत्म करना पड़ता है, और फिर शुरू होता है 1.5 साल तक चलने वाला खूंखार रिवीजन। इस खौफनाक माहौल में भी कोई ऐसे जादुई मार्क्स ले आए तो उसकी काबिलियत सच में डरावनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि बेवई के पेपर कितने जानलेवा होते हैं। 600 नंबर लाने में ही पसीने छूट जाते हैं, तो 650 की तो बात ही छोड़ दो। एचयू ने हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। फिर लिस्ट उठाते हुए बोले, पूरी ग्रेड के टॉप 10 में से 5 हमारी क्लास के हैं। बगल वाली एक्सपेरिमेंटल क्लास के साथ हमारा मुकाबला बराबर का रहा, लेकिन टॉप 3 में से 2 हमारी क्लास के हैं। पूरे ग्रेड में नंबर 1 यानी जो हमारी क्लास में भी फर्स्ट आया है वो है मूगा। ओ भाई सच में? मूगा ने लियू रुएन की नंबर 1 वाली कुर्सी छीन ली। पास में ख्यालों में खोया में लियांग शिन एकदम चौंक गया। ग्रेड में 3rd और क्लास में 2nd लियू रुएन है। एचयू ने टॉप 10 के नाम पढ़ने के बाद लिस्ट नीचे रख दी। मूगा जो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसका ये रिजल्ट तो किसी चीट कोड की तरह है। आते ही सीधा छक्का मार दिया, और वो भी 2nd रैंकर से पूरे 40 नंबर ज्यादा। क्लास में इतनी हलचल मची कि लियू रुएन की नींद भी टूट गई। उसने आलस में अपनी आंखें खोली और खुद को तुम्हारी तरफ देखने से रोक नहीं पाई, पर तुम अभी भी सिर झुकाए किताब के पन्ने पलट रहे थे। तुम्हारे चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। बचपन से मिली उस एलीट एजुकेशन की वजह से तुम्हें इन सब चीजों की पहले से ही आदत थी। और वैसे भी ये मार्क्स तुम्हारी उम्मीदों के हिसाब से कुछ भी नहीं थे। लिटरेचर और साइंस में तो एकदम लुटिया ही डूब गई थी। लियू रुएन ने धीरे से कुछ गाली बकी।
इसके तुरंत बाद ये छियू ने सबको उनकी रिजल्ट शीट और आंसर की बांट दी और सबसे कहा कि सब खड़े हो जाएं और बाहर कॉरिडोर में जाकर अपनी नई सीटों का इंतजार करें। बेईवाई का एक अलिखित नियम था, एक्सपेरिमेंटल क्लास में सीटें पूरी तरह से तुम्हारे नंबरों के हिसाब से तय होती थी। अगर तुम में दम है तो बीच की सबसे बेहतरीन सीट तुम खुद चुन सकते हो। तुम क्लास में घुसने वाले पहले इंसान थे और तुम्हारी नजरें उन खाली सीटों पर घूम रही थी। आखिर में तुम अपनी उसी पुरानी सीट पर आकर बैठ गए। एक तो हिलने का मन नहीं था और दूसरा तुम्हारी हाइट इतनी है कि आगे बैठे तो पीछे वालों को कुछ दिखेगा ही नहीं। तुम बैठे ही थे कि लियू रुयान झूमती हुई अंदर आई और तुम्हें देखकर एक हल्की सी स्माइल दी और वो भी टशन में अपनी पुरानी सीट पर आकर बैठ गई। तुम्हारी बाहें हल्की सी तंग गई। तुम्हें तो किसी के साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था ना, तो फिर कोने में जाकर अपनी सिंगल सीट के मजे क्यों नहीं ले रही? लियू रुयान डेस्क पर झुक गई और तुम्हें घूरते हुए बोली, मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम बिना गैप के एक के बाद एक इतनी जल्दी कैसे सेट कर लेते हो? और तुम्हारे मार्क्स भी इतने झक्कास आते हैं। अचानक से लग रहा है कि किसी के साथ बैठना इतना भी बुरा नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? कौन सी जल्दी? तुम्हारे चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। आखिर इसे पता कितना है? तुम्हारे दिल में तो खलबली मच गई, लेकिन बाहर से तुमने खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। टैलेंटेड होना तो मेरी रग रग में है और जहाँ तक मजेदार होने की बात है वो तो अपनी अपनी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। लियू रुयान ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। बाकी बच्चे भी धीरे धीरे क्लास में वापस आ गए और तुम दोनों को अभी भी एक साथ बैठा देखकर उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। फिर सब अपनी अपनी जगह ढूंढने लगे। डूजी तेंग की रैंक बीच में थी तो वो बिना सोचे समझे तुम्हारे आगे आकर बैठ गया, लेकिन शाओ के आए और मेई लियांग शिन के मार्क्स काफी खराब थे। मेई लियांग शिन बेचारी मुंह लटकाए लियू रुयान के आगे बैठ गई और डूजी तेंग की जोड़ीदार बन गई। इस तरह से तुम्हारे पीछे क्लास का सबसे लंबा लड़का रेन मिन भी बैठ गया, एक ऐसा बंदा जो शाओ के आई पर अपने क्रश को बिल्कुल नहीं छुपाता था। मेई लियांग शिन ने मुड़ते ही गॉसिप शुरू कर दी, यान दीदी जल्दी देखो, उस रेन मिन बी में तो बहुत हिम्मत आ गई है, कैसे खुलेआम शाओ के आई के पीछे पड़ा हुआ है। इस गॉसिप की दुकान का मुंह तो कभी बंद ही नहीं होता था। वैसे उनके उस हिस्से में लड़के लड़कियां सब मिक्स होकर बैठे थे, क्लास के बाकी हिस्सों की तरह नहीं जहां लड़के लड़के और लड़कियां लड़कियां बैठे हों। ये नजारा कुछ अलग ही लग रहा था। शाओ के आई बस सिर झुकाए अपना रूबिक्स क्यूब खेलने में मगन थी और रेन मिन बी भी चुपचाप न जाने किन ख्यालों में खोया था। जब सब लोग अपनी जगह पर बैठ गए तब जाकर टीचर आई च्यू क्लास में आई। उन्होंने एक नजर पूरी क्लास को तसल्ली से देखा। बैठने का ये नया तरीका काफी सही लग रहा था। अभी तो शुरुआत वाले एग्जाम्स की टेंशन खत्म ही हुई थी कि स्कूल का फेवरेट इवेंट यानी स्पोर्ट्स डे भी सिर पर आ गया। स्पोर्ट्स डे शुरू होने में 1 महीने से भी कम का टाइम बचा था। आईच्यू ने उसके बारे में अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी। बेचेंग का स्पोर्ट्स डे फिक्स होता है सितंबर के आखिर में। ये खत्म होते ही सीधा नेशनल डे की लंबी छुट्टियां मिल जाती हैं। ये शेड्यूल तो एकदम परफेक्ट है ताकि तुम जी भर के मजे कर सको और सुकून से पढ़ाई भी कर सको। क्लास में फिर से फुसफुसाहट और बातें शुरू हो गई। मेई लियांग शिन ने मुड़कर कहा, यान दीदी क्या इस साल भी हम स्पोर्ट्स डे से गोल हो जाएं? वैसे भी उस बोरिंग चीज से अपना कोई लेना देना नहीं है। लियू रुयान ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने तुम्हें और डूजी तेंग को बात करते हुए सुन लिया। मैं जाऊं या ना जाऊं एक ही बात है, मुझे वैसे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अगर क्लास से कोई और ना मिले तो मैं बस गिनती पूरी करने के लिए जा सकता हूँ। डूजी तेंग ने एक गहरी सांस ली। मेरा तो स्पोर्ट्स में वैसे ही डब्बा गोल है, पर मुझे लगता है कि हमारी क्लास का साइन बोर्ड तुम्हें ही उठाना चाहिए। जब उसने तुम्हें कंफ्यूज होते देखा तो जल्दी से बताने लगा, अरे साइन बोर्ड वाला जो ओपनिंग सेरेमनी में पूरी टीम को लीड करते हुए सबसे आगे चलता है। हर क्लास से एक लड़का चुना जाता है और वो लड़का अक्सर क्लास का सबसे हैंडसम बंदा होता है। आखिर ये क्लास की इज्जत का सवाल है ना। और हाँ, हर क्लास का ये लीडर लगभग पूरी क्लास की वोटिंग से ही चुना जाता है। तुमने बिना किसी इंटरेस्ट के कहा ओह, और मन ही मन सोचा कि ये हीरो बनने वाले काम सबसे बड़ी सिरदर्दी होते हैं। आईच्यू ने अपना गला साफ किया, तो हमारी इस स्पेशल क्लास से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब न सिर्फ पढ़ाई में टॉप करें बल्कि स्पोर्ट्स में भी पूरी ग्रेड में फर्स्ट आएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी क्लास का नाम रोशन करेंगे। उनके इतना कहते ही पूरी क्लास में जैसे जोश की लहर दौड़ गई। सर, क्या अब हमें इस साल का लीडर नहीं चुन लेना चाहिए? हाँ, असली मजा तो लीडर चुनने में ही है। साइंस क्लास में हमेशा से लड़कों से ज्यादा लड़कियां रही हैं
और इस तरह के इवेंट्स को लेकर तो उनका एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर रहता था। खासकर जब बात लीडर चुनने की आती तो सबके सब जैसे खुशी से पागल हो जाते। आगे चलने वाले लीडर का नाम सुनते ही झूम भी एकदम तन कर बैठ गया। 11वीं क्लास में भी वही तो हमारी क्लास का लीडर था और इस साल भी वो इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने चुपके से पूरी क्लास में नजर घुमाई, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि सब किसी और के ही बारे में बात कर रहे थे, और वो नाम था मुगे। मुझे तो लगता है कि मुगे इसके लिए एकदम परफेक्ट है। वो हैंडसम भी है और पढ़ाई में भी तो एकदम टॉप पर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी यान भी उसके साथ बैठने को तैयार हो गई। हाँ, बिल्कुल सही कहा, और वो भी लियू रुयान ने खुद आगे बढ़कर पहल की थी। मैं तो अपना वोट पक्का मुगे को ही दूंगी। ये सब बातें सुनकर झूम बी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने पैरों पर रखे हाथों की कसकर मुट्ठी भींच ली। ये मुगे खुद को समझता क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की? काफी देर तक चली बहस के बाद सबने मिलकर तय किया कि जो भी लड़का लीडर बनना चाहता है वो स्टेज पर आकर अपना टैलेंट दिखाए। फिर पूरी क्लास वोट करेगी और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही चुना जाएगा। झूम बी ने सबसे पहले हाथ उठाया और स्टेज पर पहुंच गया। वो अमीर घर से था और बचपन से ही डांस सीख रहा था। उसने आजकल का सबसे पॉपुलर बॉय बैंड वाला डांस किया और पूरी क्लास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। झूम बी के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। बस देखते जाओ, ये लीडर की जगह तो पक्का मेरी ही है। क्या कोई और भी है जो यहाँ आकर अपना टैलेंट दिखाना चाहेगा? नीचे बैठे सारे लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सच तो ये था कि झूम बी से पंगा लेना कोई आसान बात नहीं थी, और किसी के पास ऐसा कोई खास टैलेंट भी नहीं था। क्लास में बस खुसुर पुसुर होने लगी, लेकिन किसी की भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मुगे, क्या तुम ट्राई नहीं करोगे? डूजी तेंग ने पीछे मुड़कर तुमसे पूछा। मुझे तो लगता है कि तुम ही इसके लिए एकदम सही हो। तुमने बिना नजरें उठाए अपने हाथ में पकड़ी किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है। मे लियांग शिन भी बीच में बोल पड़ा, अरे यार, एक बार जाकर तो देखो, क्या पता इस क्लास के नए हीरो तुम ही बन जाओ। हम तो झूम बी का वो सड़ा हुआ चेहरा देखकर पक चुके हैं। मे लियांग शिन की आवाज काफी तेज थी और पलक झपकते ही सबकी निगाहें तुम पर आकर टिक गईं। झूम बी का चेहरा तो गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर एक नकली सी मुस्कान बनाते हुए बोला, मुगे, जब सब लोग इतना ही देखना चाहते हैं तो तुम ऊपर आकर ट्राई क्यों नहीं करते? अब सबका मजा किरकिरा मत करना। तुमने अपनी नजरें उठाई और मन ही मन सोचा, आ गया एक और पंगा लेने वाला। इस स्कूल के लड़कों को फालतू के पंगे लेने का इतना शौक क्यों है? मुगे, क्लास की लड़कियों ने भी जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इतना हैंडसम और पढ़ाई में एकदम टॉप करने वाला लड़का, अगर इसे डांस करना भी आता होगा तो समझो हमारी क्लास की तो लॉटरी ही लग जाएगी। क्या हुआ? क्या ऊपर आने में डर लग रहा है, या फिर तुम्हें सच में कुछ भी नहीं आता? सबकी उम्मीदों पर पानी फेरना अच्छी बात नहीं है। झूम बी ये बढ़ता हुआ शोर सुनकर अंदर ही अंदर और जल भुन रहा था। तुमने अपनी किताब बंद की और खड़े हो गए, ये सोचते हुए कि तू तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। हारने के बाद देखता हूँ तू कहाँ जाकर रोएगा। तुम एकदम कूल अंदाज में स्टेज पर गए और टीचर को इशारा किया कि वही गाना बजाए जिस पर अभी झूम बी ने डांस किया था। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ तुम तुरंत अपने जोन में आ गए। तुम्हारे डांस स्टेप्स एकदम स्मूथ थे और बॉडी लैंग्वेज कमाल की। नीचे झुकना, फिर उठना, घूमना और फिर वो प्यारा सा फिंगर हॉट बनाना, सारे मूव्स पानी की तरह इतने फ्लो में थे कि बस मजा आ गया। और तुम्हारा वो मासूम सा हैंडसम चेहरा, घनी काली भौहें और वो चमकती हुई आंखें, तीखी नाक जो तुम्हें थोड़ा सा कूल और रिजर्व लुक दे रही थी, पर तुम्हारे हर एक मूव से गजब का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। एकदम फ्रेश और यूथफुल वाइब आ रही थी। तुम उस कूल पड़ाकू लड़के से एकदम अलग लग रहे थे। डांस करते वक्त तुम्हारी आंखों में जैसे सितारे चमक रहे थे। डांस स्टेप्स एकदम क्लीन और परफेक्ट थे और तुम्हारे एक्सप्रेशंस, भाई वो तो नेक्स्ट लेवल थे। और वो लास्ट वाला विंक, वो तो एकदम क्यूपिड के तीर की तरह था जो सीधा सबके दिलों के पार हो गया। और मुस्कुराते वक्त तुम्हारे वो प्यारे से डिम्पल्स, उनसे तो नजरें ही नहीं हट रही थी। ओ भाई भाई भाई, मैं तो मर ही गया यार। कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? यान दी, ये मुर्गे क्या कोई आसमान से उतरा फरिश्ता है? आज से मैं इसका डाई हार्ड फैन हूँ। मैं तो पक्का इसी को सपोर्ट करूंगा। मे लियांगशिन एक्साइटमेंट में पागलों की तरह कुछ भी बोले जा रहा था और लियू रुयान के कान खा रहा था। बकवास बंद कर। लियू रुयान ने मे लियांगशिन की कुर्सी पर जोर से लात मारी। उसने थोड़ा झिझकते हुए अपनी नाक खुजाई।
उधर जूंग बी का चेहरा तो देखने लायक था, गुस्से और जलन से रंग बदल रहा था। मुर्गे का डांसिंग सेंस इतना गजब का कैसे हो सकता है, और पूरा डांस खत्म होने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं हाँफ रहा था। बचपन से डांस सीखने वाले किसी इंसान के लिए भी ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। गुस्से से उसकी मुठियां और भी कस गईं। वोटिंग का रिजल्ट बिल्कुल साफ था। तुम साइंस क्लास 1 के नए साइन बियरर बन गए। अगर पूरी क्लास ने शोर ना मचाया होता और जूंग बी ने उकसाया ना होता तो भाड़ में जाए ये साइन बियरर का नाटक। कौन बनना चाहता था ये? अरे बाप रे मुर्गे भाई, तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार। अगर तुम इस टैलेंट के साथ किसी रियलिटी शो में जाते ना तो पक्का सेंटर पोजीशन के साथ डेब्यू करते। आज से मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। मे लियांगशिन अब पूरी तरह से तुम्हारा दीवाना फैन बॉय बन चुका था। तुम्हारा तो अब सिर दर्द होने लगा था। तुमने सच में अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। हाँ यार मुर्गे, तुम्हारा डांस कितना कमाल का था। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? इतना जोरदार डांस करने की वजह से तुम्हारा गला सूख रहा था। तुमने जैसे ही अपनी पानी की बोतल खोलकर एक घूंट पिया, तभी तुम्हारे कानों में एक जानी पहचानी और बहुत ही इरिटेटिंग आवाज आई। क्यों हैंडसम लड़के, क्या कोई ऐसा काम भी है जो तुम्हें नहीं आता? खोक खोक खोक। पानी तुम्हारे गले में अटक गया और तुमने आंखें फाड़कर अपने बगल में देखा। वो लड़की एक बहुत ही शरारती और एटीट्यूड वाली स्माइल दे रही थी। तुमने अपने दांत पीसते हुए बस एक ही शब्द कहा, दफा हो जाओ। ये सुनकर लियू रुयान की स्माइल और भी चौड़ी हो गई। उसकी वो शैतानी हंसी और भी बढ़ गई। उधर मे लियांगशिन का चेहरा पूरी तरह से कंफ्यूज था। ये दोनों आखिर क्या ड्रामा कर रहे हैं? स्कूल के पहले दिन यानदी ने मुर्गे को दफा होने को कहा था और अब मुर्गे यानदी को दफा होने के लिए कह रहा है। क्या यही वो लेजेंडरी बदला है जो मौके पर ही लिया जाता है? खून का बदला खून और एटीट्यूड का बदला एटीट्यूड। सब लोग शांत हो जाओ, टीचर एक्यू ने अपनी किताब से टेबल पर जोर से मारते हुए कहा। क्लासरूम का वो सारा शोरगुल धीरे धीरे एकदम शांत हो गया। अभी अभी क्लासेस बांटी गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि क्लास मॉनिटर और कमेटी के लिए दोबारा इलेक्शन करने की कोई जरूरत है। मैंने फर्स्ट ईयर में आप सबके परफॉर्मेंस और रोल्स को देखा है और साथ ही आपके रीसेंट ग्रेड्स को भी चेक किया है। इसलिए मैं फिलहाल कुछ स्टूडेंट्स को क्लास कमेटी के लिए सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे बात खत्म करने के बाद ही बोलना। क्लास मॉनिटर होंगी लियू रुयान, वाइस मॉनिटर और सेक्रेटरी होंगी जूंग बी, स्टडी इंचार्ज होंगे मुर्गे और एंटरटेनमेंट इंचार्ज होंगे डू जिटेंग। स्पोर्ट्स कैप्टन लियू यांग होंगे और डिसिप्लिन और लाइफ कैप्टन की पोस्ट एक कर दी गई है जो कि झेंग युआनमिंग संभालेंगे। किसी को कोई ऐतराज है? लियू रुयान ने आलस भरे अंदाज में हाथ उठाया। मॉनिटर के पास पहले से ही बहुत काम होता है, मुझे ये झंझट नहीं चाहिए। एक्यू ने एक ही नजर में उसकी चालाकी पकड़ ली और हंसते हुए बोली, पता है महारानी जी आप कितनी आलसी हो। बस नाम के लिए बन जाओ, काम तो जूंग बी संभाल लेगा, या फिर पढ़ाई वाले इंचार्ज को बोल देना। तब जाकर लियू रुयान ने तसल्ली से अपना हाथ नीचे किया। हाँ ये हुई ना बात। स्पोर्ट्स कैप्टन, स्पोर्ट्स मीट के रजिस्ट्रेशन करवाना मत भूलना। अगले सेल्फ स्टडी वाले पीरियड में डिसिप्लिन कैप्टन क्लास में शांति बनाए रखना। ठीक है, तो सब कुछ तय हो गया। क्लास खत्म। ओहो, सब ऐसे खुश हुए जैसे कोई बहुत बड़ी आजादी मिल गई हो। क्लासरूम में एक ही पल में फिर से रौनक आ गई। अरे मो, ओए मो, तुम्हारी ये फैन तुम्हारा वीचैट मांग रही है। मे लियांगशिन ने आगे वाली सीट से मुड़कर कहा। उसके चेहरे पर बहुत उम्मीदें थीं। वीचैट का नाम सुनते ही डू जितेंग ने मे लियांगशिन को घूर कर देखा। मैं और मुगे पक्के यार हैं। नंबर सेव करना है तो सबसे पहले मैं करूँगा। इतनी पक्की दोस्ती है हमारी, और तुमने अभी तक वीचैट पर भी ऐड नहीं किया, मे लियांगशिन ने ताना मारते हुए कहा। इस बात से डू जितेंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये देखकर तुम्हारी हंसी छूट गई। इन दो नमूनों के आगे बैठे होने से अब आने वाले दिन पक्का बहुत मजेदार होंगे। तुमने अपना फोन निकाला और वीचैट का क्यूआर कोड खोलकर कहा, लो सब स्कैन कर लो। ये डू जितेंग ने झट से पीछे मुड़कर तुम्हारा कोड स्कैन किया। मे लियांगशिन ने भी फुर्ती से अपना फोन निकाला और स्कैन करते हुए हैरानी से तुम्हें देखने लगा। मुझे लगा नहीं था कि मुंह भी फोन लाता होगा। क्यों, फोन लाना मना है क्या? तुम बस अपना फोन रखने ही वाले थे कि लियू रुयान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। उसने भी बड़े नखरे से तुम्हारा क्यूआर कोड स्कैन किया। जो बात तुम्हारे होठों तक आ चुकी थी वो बात तुम्हें मन में ही दबानी पड़ गई। कितनी ढीठ है ये। क्या स्कूल में फोन लाना मना नहीं है? तुम्हें वीचैट पर ऐड करने के बाद डू जितेंग तुम्हारी बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। तुमने एक एक करके सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और नाम सेव किए। मेरे पुराने स्कूल में ऐसा कोई फालतू नियम नहीं था।
नियम तो बस कागज पर होते हैं, जिंदा इंसान तो अपने हिसाब से जीते हैं ना, क्यों छोटे मुंह? मे लियांगशिन ने हंसते हुए मजे लिए। छोटे मुंह? ओह, तो ये तुम्हारे वीचैट का नाम है। छोटे मुंह, तुम्हारे इस शांत और सीरियस मिजाज से ये नाम बिल्कुल अलग है, बड़ा क्यूट लगा। छोटे मुंह बोलने वाला तू कौन होता है? डू जितेग ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा। सारी फुटेज तो ये मोटू खा गया। ब्ले ब्ले ब्ले, क्यों जलन हो रही है क्या? छोटे मुंह सुनकर ही लगता है कि ये घर का नाम है। सिर्फ मुंह बोलने में वो अपनापन कहाँ, छोटे मुंह बोलने से दिल का कनेक्शन लगता है। मे लियांगशिन की बातों का तो कोई जवाब ही नहीं था। ओ तेरी, मे लियांगशिन अचानक जोर से चिल्लाया। पूरी क्लास एक सेकंड में शांत हो गई। सबकी नजरें एकदम से उसकी तरफ घूम गईं। उसने घबराकर जल्दी से हाथ हिलाए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग अपना काम करो, मैं तो बस अपने प्यारे मोगे की वीचैट टाइमलाइन देख रहा था। उसकी ये बात तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आई। अरे बाप रे, मैं भी। मोगे, तुमने पहले जो बाल कलर करवाए थे ना, वो क्या गजब लग रहे थे। डू जितेग ने भी तुम्हारी टाइमलाइन देखना शुरू कर दिया। हालांकि तुमने अपनी प्राइवेसी सिर्फ 3 दिन की लगा रखी थी, लेकिन फिर भी वहाँ कई सारी तस्वीरें मौजूद थी। सबसे नई वाली तुम्हारी वो कूल फोटो है जिसमें तुम्हारे बालों का रंग ग्रेडियंट पर्पल है और तुम रेसिंग कार पर बैठे हो। तुम बस मुस्कुरा दिए, सफाई देने का कोई मन नहीं था। यार, मुझे भी बाल कलर करवाने हैं, पर मम्मी पापा कहते हैं कि पहले बोर्ड एग्जाम्स खत्म कर लो। डू जितेग का चेहरा जलन और ईर्ष्या से भरा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। चलो ना, कान छिदवाने चलते हैं। अगर अभी छिदवा लिए तो स्पोर्ट्स मीट तक हम मस्त इयररिंग्स पहन पाएंगी। अरे हाँ, फिर तो मैं भी एक और छिदवा सकती हूँ। यान दीदी इयररिंग्स में कितनी सुंदर लगती है, क्या पता मैं भी वैसी ही सुंदर लगूं। अरे वो कूल लगती है, और तू तो बस एक नंबर की शो ऑफ लगेगी। वो दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हुए लगातार बक किए जा रहे थे। तुम बस बेबसी में मुस्कुराए और अपना सिर हिला दिया। मुंह, तू भी चलना हमारे साथ कान छिदवाने। तुमने अपना सिर उठाया और अपने पूरे कान दिखाते हुए कहा, शायद मेरे कान में अब और जगह नहीं बची है। वो दोनों तुम्हारे कान को इतने गौर से देखने लगे जैसे अभी मुंह ही घुसा देंगे। मे लियांगशिन तो बस चीखने ही वाली थी कि लियू रू यान के घूरने से उसकी बोलती बंद हो गई। बाप रे, कितना कूल है यार। तुम्हारे बाएं कान पर नीचे से लेकर ऊपर तक लगातार 3 छेद थे और एक छेद कार्टिलेज पर था। कुल मिलाकर पूरे 5, और दाएं कान में बाएं कान के जैसे नीचे वाले छेद के अलावा ऊपर के हिस्से में भी एक छेद था। लियू रू यान तक खुद को रोक नहीं पाई और तुम्हें बार बार देखने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी कि ये हैंडसम लड़का सच में बहुत अलग है। इतने सारे दर्द नहीं हुआ क्या? वो भी सीधे हड्डी पर छिदवाया है। डू जितेग तो बस देखकर ही सिहर गई थी। ठीक ही था, मैंने बहुत पहले छिदवाए थे तो अब कुछ फील नहीं होता। तुमने अपने कानों को छुआ, क्योंकि तुमने इन्हें बहुत पहले छिदवा लिया था, इसलिए स्कूल में इयररिंग्स न पहनने पर भी ये छेद बंद नहीं होते। तुमने अपना फोन अनलॉक किया। अरे, ये नया ग्रुप चैट नोटिफिकेशन कैसा? बे वाई हाई स्कूल 11वीं क्लास सेक्शन 1 का कमिटी ग्रुप। तुम इस ग्रुप में कब ऐड हुए? लियू रू यान ने आपको ग्रुप में ऐड किया है। तुमने अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा और तुम्हारी नजरें सीधा उससे जा मिली। मुझे अचानक से ग्रुप में क्यों ऐड किया? तुम क्लास कमेटी में हो ना, मेरे प्यारे स्टडी मॉनिटर। लियू रू यान के होठों पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी। उसने अपनी नजरें थोड़ी तिरछी करते हुए तुम्हें देखा। थैंक्स, तुमने हड़बड़ाकर अपनी नजरें हटा ली। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे आसपास हमेशा से ही सुंदर लड़कियों की लाइन लगी रहती है। तुम्हें तो अब तक इन सब की आदत हो जानी चाहिए थी, पर फिर क्यों? लियू रू यान को देखते ही तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं। सच में वो किसी अप्सरा से कम नहीं है। तभी मैथ्स टीचर लीजिए अपनी किताबें पकड़े क्लास में आए। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। लाओली का मूड आज काफी अच्छा लग रहा है ना? क्या इस बार हमारी क्लास ने मैथ्स के टेस्ट में टॉप मार लिया है? हाँ, लगभग ऐसा ही समझो। नंबर्स में कुछ खास ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तुम सबको अपने अपने रिजल्ट्स मिल चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना जान लो कि क्लास का एवरेज स्कोर 99.4 है और पूरी ग्रेड का एवरेज स्कोर क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हम साइंस वाले होकर भी मैथ्स के ग्रेड का एवरेज ऊपर नहीं खींच पाए तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात होगी। जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं वो जरा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इस बार लियू रू यान के अलावा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नया स्टूडेंट मुगे भी इतना कमाल कर देगा। जरा अपनी जगह पर खड़े होना, मैं भी तो देखूं। लीजिए ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा।
उन्होंने देखा कि पीछे से दूसरी लाइन में एक लड़का खड़ा हुआ, पर जो बात उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि उसके ठीक बगल में लियू रुयान बैठी थी। वो एक पल के लिए थोड़ा चौंके, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम लियू रुयान के साथ बैठते हो? क्या बात है, इसे कहते हैं दो धुरंधरों का साथ आना। क्या तुम मेरे मैनेजर के सीआर बनना चाहोगे? बाप रे, ली सर खुद सामने से ऑफर दे रहे हैं। जो भी उन्हें जानता है उसे पता है कि वो पूरे स्कूल में अपने तीखे तानों के लिए मशहूर मैनेजर टीचर हैं। एकदम मीठी छुरी है, लेकिन हाँ, पढ़ाने में उनका कोई जवाब नहीं है। सब उनसे खौफ खाते हैं और वो खुद सामने से किसी को सीआर बनने के लिए कह रहे हैं। पिछले सेमेस्टर उनकी क्लास में लियू रुयान को तो ये सब करने में बहुत आलस आता था। बाकी किसी के मार्क्स उन्हें पसंद नहीं आए तो आखिर में उन्होंने एकेडमिक इंचार्ज को ही होमवर्क इकट्ठा करने का काम थमा दिया। मैनेजर सीआर की पोस्ट तब से खाली ही पड़ी थी। तुम भी ये सुनकर थोड़े सुन्न रह गए। तुम्हें कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या जवाब दो। तभी अचानक एक आलस भरी आवाज गूंजी, ये तो फालतू की बात है, वो पहले से ही एकेडमिक इंचार्ज है। अच्छा, एकेडमिक इंचार्ज है? तब तो एकदम सही है। पिछले सेमेस्टर की तरह ही साथ में मेरे मैनेजर के असाइनमेंट भी इकट्ठा कर लेना। अब से मैनेजर के सीआर का काम भी तुम ही संभाल लो। बहुत आसान काम है, बस अब कोई बात नहीं, बैठ जाओ। लीजे ने हाथ हिलाकर इशारा किया और तुम्हें बैठने को कहा। ये ली सर तो आज खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। पक्का इसलिए क्योंकि मुगे इतना हैंडसम जो है। मैंने तो उन्हें आज तक ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तुम जैसे ही अपनी सीट पर बैठे, मे लियांगशिन ने पीछे मुड़कर धीरे से ताना मारा। अब तुम पैदाइशी इतने गुड लुकिंग जो हो, इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो मैं क्यों छूऊं? बगल में बैठी लड़की के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो पलक झपकते ही गायब भी हो गई। मे लियांगशिन को अंदर से पूरी फीलिंग आ रही थी कि इन दोनों को साथ बैठे 6 महीने भी नहीं बीतेंगे, कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। अपनी ही तारीफ करने का ये खुल्लम खुल्ला घमंड, बिल्कुल यान दीदी जैसी ही हरकतें हैं। उधर ली जे हमेशा की तरह अपने पुराने अंदाज में थे। आसान और बेसिक सवाल सीधा छोड़ दिए, वही पुराना नियम, सिर्फ MCQ के आखिरी 3 सवाल और फिल इन द ब्लैंक्स के आखिरी 2 सवाल समझाए, और लॉन्ग क्वेश्चंस के आखिरी 2 सवाल। बाकी में कोई डाउट हो तो बच्चे खुद माथापच्ची करें। क्लास में बस कभी कभार ही उन पर बात होती थी। तुमने शुरुआत का हिस्सा तो लगभग सुना ही नहीं था। तुम्हारी फिल इन द ब्लैंक्स वाली आखिरी प्रॉब्लम गलत थी और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन के एंड में भी कुछ स्टेप्स में हल्की सी गड़बड़ हो गई थी। तुम सिर झुकाए रफ पेपर पर उस सवाल को बार बार सॉल्व करने में लगे थे। मेरा तरीका तो बिल्कुल सही है, पर पता नहीं क्यों फाइनल आंसर बुक वाले आंसर से मैच ही नहीं कर रहा। तुम्हारे तीखे नैन नक्श वाले चेहरे पर उलझन की लकीरें खींच गई और तुम झल्लाहट में अपनी उंगलियों के बीच पेन घुमाने लगे। दोनों तरफ जो वैल्यू डाली है वो अलग अलग है, तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं? तुमने झटके से सिर उठाया और तुम्हारी नजरें सीधे लियू रुयान की नजरों से टकराईं। रुको, वो शायद काफी देर से तुम्हें सवाल सॉल्व करते हुए ही देख रही थी। लियू रुयान ने बड़ी बेपरवाही से अपना एक हाथ सिर के पीछे टिका रखा था और उसकी तीखी खूबसूरत आंखों के किनारे हल्के से ऊपर उठे हुए थे। उसके गोरे चेहरे पर एक भी दाग नहीं था। तुमने पहली बार उसे इतने गौर से देखा था। तुम ख्यालों में थोड़ा खो ही गए थे कि तभी लियू रुयान अचानक तुम्हारे करीब आ गई। क्या हुआ? मेरी इस कातिल खूबसूरती पर फिदा हो गए क्या? तुम हड़बड़ाकर जोर जोर से पलके झपकाने लगे। मन में सोचा, यार हम दोनों इस वक्त बहुत ही ज्यादा करीब नहीं हैं? कितना घमंड है। तुमने वापस पेन उठाया और सिर झुकाकर सवाल हल करने लगे, लेकिन तुम्हारे कान शर्म से लाल होकर तप रहे थे। लियू रुयान एक बहुत ही गहरी मुस्कान के साथ तुम्हें देख रही थी। वो आराम से वापस अपनी डेस्क पर लेट गई। अगला पीरियड सेल्फ स्टडी का था। साइंस के तीनों टीचर्स ने सख्त वार्निंग दे रखी थी कि हर किसी को अपनी गलतियां पहले ही सुधार लेनी है। जो समझ न आए वो अपने दोस्तों से पूछो, और अगर पूरी क्लास में किसी को भी वो सवाल नहीं आता तो कल क्लास में वो सब एक साथ समझा देंगे। यान दीदी, ओ यान दीदी, साइंस में अब तुम ही हमारी नया पार लगाओगी। मुझे इस क्वेश्चन पेपर का 2/3 हिस्सा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं लियांगशिन गिड़गिड़ाते हुए मक्खन लगा रहा था। यार मेरी भी नया पार करा दे। उसने एक नजर तुम्हारी तरफ देखा। श्याओमू, तुम्हारे साइंस के पेपर कैसे हुए? तुमने ना में सिर हिला दिया। बहुत ही बकवास, सिर्फ 255 आए हैं। बड़ा आया दिखावा करने वाला। मैं लियांगशिन के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। तो अब हमें बस यान दीदी के ही भरोसे रहना होगा। वो तो सच में एकदम सनकी है। पेपर चाहे जितना भी मुश्किल या आसान हो, उसके साइंस और मैथ्स में हमेशा पूरे के पूरे नंबर आते हैं।
लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों मिलाकर सिर्फ 150 आते हैं, फिर भी हर बार वो 600 का आंकड़ा पार कर ही लेती है। तुम ये सुनकर थोड़े हैरान रह गए। साइंस में इतनी फाड़ू है, अगर इसके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स भी सुधर जाएं, तो फिर तो तहलका ही मच जाएगा। सच में एक अजीब इंसान है। ऐसा नहीं है कि उसमें दिमाग नहीं है, बस उसका एक पेंच ढीला है। हा 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 हा। लियांगशिन की तेज और फटी हुई हंसी से तुम्हारे कान दर्द करने लगे। लियू रुयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने लियांगशिन को घूर कर देखा। पागल है क्या? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ यान दीदी, अब बस आपका ही आसरा है। मुझे सच में एक भी सवाल नहीं आता यार। तुमने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर झुकाकर अपना पेपर देखने लगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो ठीक ठाक है, पंगा तो फिजिक्स में है, सिर्फ 70 नंबर आए हैं। कुछ सवाल तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे थे। तुमने उसकी एक फोटो खींची और अपने बड़े भाई को भेज दी। वाई वाई मो, इतनी सारी गलतियाँ, ये तो तुम्हारे लेवल का नहीं लग रहा। यार मत ही पूछो, ये मेरा अब तक का सबसे घटिया पेपर था। प्लीज मम्मी पापा को मत बताना। फिजिक्स के बड़े वाले सवाल तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे। वाई वाई मो, मुझे देखने दो। इस बीच लियू रुयान भी लियांगशिन की चिरौरी के आगे पिघल ही गई। उसने उसे सवाल समझाना शुरू कर दिया था। क्लास में अचानक से एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस बार साइंस में फिजिक्स का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था। ज्यादातर बच्चों के सिर्फ 50-60 नंबर ही आए थे, कुछ के तो 30-40 ही आए थे। ऐसे में लियू रुयान, जिसके पूरे नंबर आते हैं, उससे जाकर पूछने की किसी की हिम्मत नहीं थी। बस में लियांगशिन ही था जो इतना बड़ा जिगरा रखता था। बाकी सब तो बस अपने कान खड़े करके छुप छुप कर सुन रहे थे जब लियू रुयान उसे समझा रही थी। वो सुनते सुनते पागलों की तरह नोट्स बना रहे थे, लेकिन तभी लियू रुयान की आवाज में खींच बढ़ने लगी। आखिर उसके सामने बैठा लियांगशिन एकदम गधा जो था। अबे यार लियांगशिन, तू क्या जुगाड़ लगाकर इस टॉप क्लास में घुसा है? तुझे फोर्स की डायरेक्शन तक समझ नहीं आ रही? तू पढ़ाई ही छोड़ दे। मैंने कहा ना, सीधा फॉर्मूला लगा दे। बस एक फॉर्मूला ही तो लगाना है, जिसके पास हाथ है वो भी कर लेगा। लियांगशिन के छोटे से दिल को बहुत गहरा धक्का लगा। आगे की लाइन में बैठकर छुप छुप कर सुन रहे बच्चों के भी डर के मारे पसीने छूटने लगे। उन्हें भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। इसमें लियांगशिन की सच में कोई गलती नहीं थी। कौन सी डायरेक्शन, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी वैल्यू डालनी है? छोड़ो यार, मेरे दिमाग का तो दही हो गया है। मुग, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? डू जिटेंग ने पीछे मुड़कर तुमसे पूछा। उसे लगा तुम भी लियू रुयान की बातें सुन रहे हो। तुमने ना में सिर हिलाया। अभी तक तो नहीं, मैं अपने भाई के रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। अपने भाई के भरोसे बैठने से अच्छा है कि मुझसे मिन्नतें कर लो। मैं तुम्हें सिखा दूंगी। लियू रुयान मजे लेने के मूड में लग रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा आलस था और थोड़ा सा ताना भी। दफा हो जाओ। लियांगशिन और डू जिटेंग ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करने लगे। जो इंसान यान दीदी की बोलती बंद कर दे, फिलहाल तो ऐसा सिर्फ मुगा ही कर सकता है। शांत क्लासरूम में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम्हारी वो एकदम बेबाक आवाज। दफा हो जा। सबने अपनी सांसें रोक ली थी। सब लियू रुयान के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे और मन ही मन तुम्हारी खैर मना रहे थे। तूने कहा दफा हो जा और मैं हो जाऊं? ऐसे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो नहीं जा रही। इतना कहते ही उसने तुम्हारा क्वेश्चन पेपर खींच लिया। आखिरी के 2 सवाल असल में एक ही तरह के हैं, लगभग एक जैसे ही हैं। लियू रुयान ने तुम्हारे हाथ से लाल पेन लेते हुए कहा, मुझे घूरना बंद कर और पेपर पे ध्यान दे। तुम्हारा भी उससे बहस करने का कोई मूड नहीं था, और जब वो खुद ही समझा रही है तो तुम्हारे लिए भी अच्छा ही है। इन दोनों सवालों में ना मेन प्रॉब्लम डायरेक्शन समझने की है, क्योंकि ये मोशन में है। तुम्हें बस इसे अलग अलग हिस्सों में बांटना है। भले ही इसमें कई चीजें अननोन हो, कुछ वेरिएबल मानकर चलो, लास्ट में सब कट जाएंगे। लियू रुयान ने ये सब बोलते हुए तुम्हारे पेपर पर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले मार्क कर दिए। वो आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तुमने झट से अपना पेपर वापस खींच लिया। थैंक्स, मुझे समझ आ गया कि आगे क्या करना है। क्या इतनी जल्दी समझ आ गया? बाकी सब सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तुम्हें सच में समझ आ गया? शाओमो, क्या तुम सच में सॉल्व कर लोगे? तुमने हाँ में सिर हिलाया। तुमने लियू रुयान के हाथ से पेन वापस ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों किसी सीक्रेट कोड में बात कर रहे हों। तुमने फटाफट उन दोनों सवालों को दोबारा सॉल्व किया और जब आंसर मैच हो गया तो जाकर चैन की सांस ली। तभी तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आया। इस बार ग्रुप में किसी ने मेंशन किया था, शेन जिनयान @xiaomu is मुगा। शेन यूमो कहाँ है? YYMO। सॉरी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। वाह,
काफी सही लेवल है। इस सवाल के लिए मैंने बड़े भाई से हेल्प ली थी। सू जिनयान, बुरा नहीं है, इस सवाल का लेवल काफी अच्छा है। तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई ठीक ठाक है। YYMO, एग्री, वरना किसी के फिजिक्स में सिर्फ 70 नंबर थोड़ी आते। श्याओ मू इज मुगा, बकवास बंद कर अपनी। मैंने तो तुझे बताया भी नहीं था, तुझे कैसे पता चला? YYMO, तूने ही तो मुझे अपनी गलतियों वाला पेपर भेजा था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा। सू जिनयान, सोचो नेशनल डे की छुट्टियों में कहाँ जाना है? एट श्याओ मू इज मुगा। डन। वैसे भी घर में घूमने फिरने का सबसे ज्यादा शौक मुझे ही है। लंबे ट्रिप का प्लान तो मेरे ही हिसाब से बनता है। आखिर घर का इकलौता राजकुमार जो हूँ, सबको मेरे नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। तुमने अपना फोन जेब में रखा, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जैसे ही तुमने सिर उठाया, देखा कि मेल यांगशन तुम्हें बड़ी ही बेचारी सी नजरों से देख रहा है। श्याओ मू, प्लीज यार, मेरी तो यान दीदी से दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं है। अब सिर्फ तुझे ही ये सवाल आता है। तू भी ना एकदम कार्टून है। तुमने पूरी क्लास पर एक नजर घुमाई और देखा कि सच में सब चुपचाप सिर घुमाकर तुम दोनों की तरफ ही देख रहे थे। श्याओ मू, तुम सीधे आगे आकर हमें समझा दो ना। वैसे भी यह फ्री पीरियड ही है और तुम तो क्लास के स्टडी कैप्टन भी हो। तुमने पूरी क्लास पर एक नजर डाली। सब लोग बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए तुम्हें ही देख रहे थे। तुमने थोड़ी देर सोचा, चलो ठीक है, अब भलाई कर ही रहा हूँ तो पूरी ही कर देता हूँ। तुम अपनी जगह से उठे, तीनों पेपली और बोर्ड के पास चले गए। ठीक है, तो मैं तुम सबको ये समझा देता हूँ, अगर मैं कुछ गलत बताऊँ तो तुम लोग मुझे टोक सकते हो। समय कम है तो हम पहले थोड़ी आसान वाली बायोलॉजी से शुरू करते हैं। मैं कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ, जैसे प्रैक्टिकल के नियम और फॉर्मूले। इन्हें तुम लोग रट लेना, बस कैलकुलेशन वाले सवालों को छोड़कर। बाकी सारी चीजें तुम्हारी किताब में ही दी गई हैं। तुम लोग पन्ने पलटकर देख सकते हो। अगर कुछ ना मिले तो क्लास खत्म होने के बाद मैं सवालों और उनके पेज नंबर की एक लिस्ट बना दूंगा। इसके बाद है केमिस्ट्री और फिर आती है सबसे मुश्किल, फिजिक्स। लियू रूयान स्टेज से आती उस मीठी और साफ आवाज को सुन रही थी। उसकी नजरें तो जैसे वहाँ से हट ही नहीं रही थी। वो हैंडसम सा चेहरा, शिट, उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए एक गाली दी। तभी क्लास खत्म होने की घंटी बज गई। तुमने बिल्कुल उसी वक्त फिजिक्स का आखिरी सवाल खत्म किया था। और कुछ है जो समझ ना आया हो? क्लास के बाद हम इस पर बात कर सकते हैं या तुम लोग सीधे मुझसे भी पूछ सकते हो। इतना बोलकर तुम वापस अपनी सीट पर आ गए। टीचर मू, मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा। तुमने अभी पानी का एक घूंट ही पिया था कि बगल से आती इस आवाज को सुनकर तुम पानी से बुरी तरह खांसने लगे। क्या लियू रूयान पागल हो गई है? तुमने पास जाकर देखा तो वो एक इंग्लिश का पेपर था। तुम खुद ही बताओ, मैं इसे कैसे समझाऊं? लियू रूयान ने अपने पतले होंठ हल्के से दबा लिए। ऐसा करते हैं, तुम मुझे लिटरेचर और इंग्लिश पढ़ाओ और मैं तुम्हें मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाऊंगी। हम दोनों की मदद हो जाएगी। और साथ ही रोज सुबह मैं तुम्हारे लिए दूध की एक बोतल भी ले आऊंगी। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्यों, डर गए क्या? टीचर मू को डर लग रहा है कि कहीं मैं इंग्लिश और लिटरेचर में तुमसे आगे ना निकल जाऊं और तुम्हें पीछे ना छोड़ दूं। पता नहीं वो कौन था जो कह रहा था कि कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, अपनी ही बात से मुकर जाना। ये तो बिल्कुल बुज़दिलों वाला काम है। कौन कहता है कि तुम्हारी लिटरेचर कमजोर है? ये ताने मारने का तरीका तो तुमने बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया है और तुम्हारी दिक्कत ये थी कि तुम उसकी बातों में आ भी गए। कोई तुम्हें जितना उकसाता था तुम उतना ही अड़ जाते थे। कौन डरता है? पक्की बात। उस दिन के बाद से पूरी क्लास लियू रूयान को रोज सुबह दूध की बोतल लाते हुए देखती थी, जो वो बिना नागा किए तुम्हारी डेस्क पर रख देती थी। तुम दोनों रोजाना एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। उसने तो पागलों की तरह इंग्लिश और लिटरेचर के पेपर सॉल्व करना और नए शब्द रटना भी शुरू कर दिया था। यान दीदी, तुम सच में ये सब कर रही हो? मे लियांगशिन को पिछले कुछ दिनों से अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लियू रूयान ने बिना सिर उठाए ही जवाब दिया, और नहीं तो क्या मैं तुम्हारे लिए नाटक कर रही हूँ? और उसी दौरान स्कूल के फोरम पर बवाल मच गया था। सारी पोस्ट तुम्हारे और लियू रूयान के गॉसिप से भरी हुई थी। लियू रूयान रोजाना मुगे को दूध की बोतल देती है और उसने सच में पढ़ाई भी शुरू कर दी है। वो दोनों हमेशा साथ बैठकर सवालों पर बात करते रहते हैं। और तो और आजकल वो ना तो लेट आती है और ना ही जल्दी घर जाती है। 100% दोनों के बीच चक्कर चल रहा है। प्यार के लिए लड़ने वाली असली योद्धा। अरे ये सब झूठ होगा, मैं खुद क्लास 1 से हूँ। लेकिन ये सच है कि यान दीदी आजकल मुगे पर बहुत ध्यान दे रही है। और दूध वाली बात भी एकदम सच है।
सच कहूं तो मुझे लगता है कि उन दोनों में एकदम कपल वाली वाइब है। खाक जोड़ी है, इतनी जल्दी चक्कर भी चला लिया। वो मुर्गे तो एकदम ड्रामेबाज है। भाई फालतू की बकवास मत करो। क्लास 2 की वो मैंगमिंग भी तो रोज मुर्गे के साथ घर जाती है। क्या ये साफ साफ दो नावों पर पैर रखना नहीं है? लोग न जाने क्या क्या बक रहे हैं। कुछ बातें तो इतनी घटिया हैं कि जुबान पर भी नहीं लाई जा सकती। मुर्गे, बगल वाली क्लास से कोई तुमसे मिलने आया है। दरवाजे से एक आवाज आई, तुमने अपना सिर उठाया और पेन नीचे रख दिया। बाहर निकलते ही तुम्हें वो जाना पहचाना चेहरा दिखा। तुम्हारे गोरे गाल पर तुरंत एक बड़ा सा लाल निशान छप गया। शोरगुल से भरा गलियारा पल भर में शांत हो गया। सबकी नजरें तुम पर टिक गईं और जिया साई पूरे घमंड से तुम्हें घूर रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि तुम रोते हुए उससे रहम की भीख मांगोगे, लेकिन अगले ही पल किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मुर्गे, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? जिया साई चीखते हुए तुम पर झपटने ही वाला था, तभी एक साया तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जब आके घास चरने गई है तो बाहर आकर बेइज्जती मत करवाओ। लियू रुयान का चेहरा गुस्से से एकदम तमतमा रहा था। जिया साई की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। लियू रुयान, तुमने भी देखा ना, पहले हाथ उसने उठाया था। तुमने उसके पीछे खड़े होकर अपनी आंखें घुमाई और सोचा कि इसकी नौटंकी तो गजब की है। जब चाहा मगरमच्छ के आंसू टपका दिए। कमीने, क्या तूने पहले हाथ नहीं उठाया था? दिमाग नहीं है तो जाकर 2 अक्षर पढ़ ले। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है कि कैसा दिखता है? अगर तू कोई लड़की होता ना तो मैंने तुझे कब का कूट दिया होता। तभी एक दबी हुई हंसी फूट पड़ी। उस एकदम शांत गलियारे में लियू रुयान के पीछे खड़े बस तुम ही अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। लियू रुयान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। अभी भी हंसी आ रही है? लगता है इन दिनों मेरी पढ़ाई बेकार नहीं गई। गालियां भी कितनी फर्राटेदार दे रही हूँ। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा आधा गाल एकदम लाल हो रखा था, लेकिन हंसते हुए तुम्हारी आंखें चांद की तरह मुड़ गईं। अभी भी हंस रहे हो? मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले चलती हूँ। तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि तभी उसने तुम्हारी कलाई कस कर पकड़ ली और सबके सामने तुम्हें भीड़ से खींचते हुए बाहर ले गई। उसकी लंबी उंगलियों ने तुम्हारी कलाई थाम रखी थी और एक ठंडी सी छुअन महसूस हो रही थी। लियू रुयान, अब तुम कुछ मत बोलो, जल्दी चलो। पैर क्यों घसीट रहे हो? थोड़ी और देर हुई तो तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। अरे, चेहरा बिगड़ने जैसी तो कोई बात नहीं है। तुमने अपने कदम तेज किए और लियू रुयान तुम्हें खींचते हुए सीधे मेडिकल रूम ले आई। क्या अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो? इतना सुनते ही लियू रुयान ने तुम्हारी कलाई छोड़ दी। ऐसा लगा जैसे उसकी हथेली पर अभी भी तुम्हारी कलाई की गर्माहट बाकी थी। टीचर, जल्दी से इनका चेहरा देखिए। क्या आपके पास बर्फ है? हमें जल्दी से बर्फ लगानी चाहिए। क्या हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी? तुम चाहकर भी अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। मेडिकल रूम के टीचर ने जब तुम्हारे चेहरे पर वह लाल निशान देखा तो उन्हें भी बड़ा तरस आया। अरे बाप रे, इतने प्यारे और सुंदर से चेहरे पर किसी ने इतनी जोर से कैसे मार दिया? रुको, मैं तुम्हें लगाने के लिए एक आइस पैक देती हूँ। शाओगे, बिना सोचे ही पता चल गया था। तुम्हें इस तरह बुलाने वाली सिर्फ वू मैंगमिंग ही हो सकती थी। अगले ही पल वू मैंगमिंग मेडिकल रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। तुम्हारा चेहरा देखते ही उसके तो होश उड़ गए और वो दौड़कर अंदर आ गई। मैं बस वॉशरूम तक ही तो गई थी, इतनी सी देर में इतना बड़ा बवाल कैसे खड़ा हो गया? उसने पास आकर तुम्हें ध्यान से देखा और उसे तसल्ली हुई कि तुम्हारे चेहरे के अलावा तुम्हें कहीं और चोट नहीं आई है। अरे यार, उस कमीनी जिया साई ने कितनी जोर से मारा है। अगर बुआ और बाकी लोगों को पता चला ना तो वो लोग सीधा यहीं दौड़े चले आएंगे। तब तो मेरी जान ही निकल जाएगी और तुम्हें भी स्कूल बदलना पड़ जाएगा। कैसा स्कूल बदलना? चुप कर मनहूस कहीं की। वैसे भी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने भी पलटकर उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए थे। और तभी वू मैंगमिंग आंधी की तरह उड़ती हुई अंदर आई। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। उसने बिना कुछ कहे झट से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। उसने घबराहट में तुम्हें सिर से लेकर पैर तक घूर कर देखा। वू मैंगमिंग, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ताकत है। उसके ऐसे कसकर पकड़ने से दर्द के मारे तुम्हारी चीख निकल गई और तुम्हारे माथे पर सिकुड़न आ गई। तुमने चिढ़ते हुए अपना बायां हाथ खोला तो हथेली पर खरोंच का एक गहरा निशान साफ दिख रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि लियू रुयान अचानक से तुम्हारी बाईं कलाई इतनी जोर से पकड़ेगी कि तुम उसे छुड़ा ही नहीं पाए। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम भूल गए थे या गिरकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? टीचर, मेरे भाई के हाथ में भी चोट लगी है।
वो मैंगमिंग ने घबराते हुए फिर से आवाज लगाई। तब जाकर मेडिकल रूम के टीचर धीरे धीरे चल कर आए। उन्होंने बड़ी बेरुखी से तुम्हारी हथेली की तरफ देखा और बहुत ही हल्के में लेते हुए कहा, बस थोड़ी सी चमड़ी ही तो छिल्ली है, बस थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लगा लो, ठीक हो जाएगा। गनीमत है कि घुटने जैसी गहरी चोट नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। इस पर पट्टी बांधने की भी जरूरत नहीं है। वो मैंगमिंग ने तुम्हारे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, ये सब ज़ोंग बी का किया धरा है। उसे भी अभी अभी मे लियांगशिन से ये बात पता चली है। शायद ज़ोंग बी ने गलती से धक्का दे दिया था। अब उसने ये जानबूझकर किया था या नहीं, उस वक्त किसी ने इतना ज्यादा नहीं सोचा। ये सुनकर तुमने अपने होंठ कसकर भींच लिए। तुम बिल्कुल चुप रहे। सच कहूँ तो तुमने भी ठीक से नहीं देखा था कि असल में क्या हुआ था। बस पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया और तुम गिर पड़े। वहाँ अचानक से सन्नाटा छा गया। ठीक उसी वक्त लियू रुयान के फोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और उसकी गहरी काली आंखों में अचानक एक भयानक सी ठंडक छा गई। मैं अभी आती हूँ। ये सुनकर पास ही खड़ी वो मैंगमिंग ने अजीब सी उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ ली। लियू रुयान के वहाँ से जाते ही वो मैंगमिंग तुम्हें घूर घूर कर देखने लगी। वो तुम्हें पूरे 30 सेकंड तक ऐसे ही घूरती रही और जाहिर है तुमने भी हार नहीं मानी और उसे वापस घूरना शुरू कर दिया। आखिर में उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए आवाज की और चटखारे लेते हुए तुम्हारे पास खिसक कर आई। मेरे प्यारे भाई, कहीं उस लियू रुयान को सच में तुम पर प्यार तो नहीं आ गया? तुमने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? वो तुम्हारे जैसे चमचे को पसंद कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तुमने आंखें घुमाते हुए कहा, वो इंसान मुझे अपने तानों से परेशान करना छोड़ दे तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्र मनाऊं, और तुम कह रही हो कि वो मुझे पसंद करती है। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। तुमने मन ही मन अपनी भड़ास निकालते हुए सोचा, मैंने उसके अजीबोगरीब दीवानों के ड्रामा कम देखे हैं क्या? एक तरफ वो जिया साई और दूसरी तरफ ये ज़ोंग बी। भगवान ही जाने ऐसे और कितने नमूने होंगे। ठीक उसी वक्त लियू रुयान मेडिकल रूम से निकलते ही सीधे स्कूल के गार्डन के एक कोने की तरफ गई। जियो क्याई और मे लियांगशिन वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। यान दीदी, हम उस लड़के को ले आए हैं। लियू रुयान ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसकी बर्फीली निगाहें किसी तेज धार वाले चाकू की तरह सामने खड़े उस लड़के को चीर रही थी। क्या ये तुमने किया है? ज़ोंग बी नाम का वो लड़का डर के मारे कांप उठा। उसने घबराकर अपने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो बस उनके साथ मस्ती कर रहा था। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं उस पर जा गिरा। मुझे सच में माफ कर दो। ज़ोंग बी ने जैसे ही सुना कि लियू रुयान उसे ढूंढ रहा है, उसकी तो जान ही सूख गई और उस जगह पहुंचते ही उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लियू रुयान को चुप देखकर वो और भी फूट फूट कर रोने लगा। लियू रुयान, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, सच में, मैं कसम खाता हूँ। ज़ोंग बी ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से छुपकर उसकी तरफ देखा। तभी उसकी नजर उन सुस्त और मजाक उड़ाती आंखों से मिली। क्या तुम कैमरे की रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो? इस एक बात ने उसके होश ही उड़ा दिए। ज़ोंग बी को अंदर से सब समझ आ गया था। अगर लियू रुयान को फुटेज मिल सकती है तो पक्का उसने इसे देख भी लिया होगा। उसने सोचा था कि लियू रुयान दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा, और वैसे भी मुझे किसी ने देखा थोड़ी था, बस अपनी बात पर अड़े रहो और मुकर जाओ। लेकिन जैसे ही उसे असलियत का एहसास हुआ, उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मेरी विनती है, प्लीज ये बात टीचर को मत बताना और न ही किसी और को। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने जहरीले इंसान हो। तुम्हारा दिल तो सांप बिच्छू से भी ज्यादा जहरीला है। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे घिन आ रही है। मे लियांगशिन ने बिना किसी झिझक के उसे खरी खोटी सुनाई और शियाओ के आई ने भी दबी आवाज में उसे समझाया। अब तो ज़ोंग बी ने इन सब से बुरी तरह पंगा ले लिया था। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन लियू रुयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकदम शांत था। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ और मुगे से माफी मांगो। जाने से पहले उसने बस एक ही बात कही, अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ज़ोंग बी उन तीनों को वहाँ से जाते हुए देखता रहा और निराशा से जमीन पर ही सिकुड़ कर बैठ गया। वो अंदर ही अंदर पछतावे की आग में जल रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लियू रुयान मुगे का साथ देगा। बाद में जब लियू रुयान वापस मेडिकल रूम में गया तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि तुम तो पहले ही अपनी क्लास में वापस जा चुके थे। जब उसने तुम्हें अपनी सीट पर सही सलामत और मुस्कुराते हुए देखा, तब जाकर उसके माथे की शिकन थोड़ी कम हुई। तुमने अपनी आवाज धीमी की और वो मैंगमिंग को चेतावनी देते हुए कहा,
देख, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, अगर तूने मेरी बहन को कुछ भी बताया ना, तो वो लोग तेरा सिर धड़ से अलग कर देंगी। वू मिंग मिंग क्लास में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो उसने बस एक कुर्सी खींची और बैठ गई, तुम्हारे और दूजी तेंग के बीच वाले रास्ते पर। अरे उन्हें कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा सिर तो वो पहले ही तोड़ चुकी है।